से छूटती ही नहीं, जाके देखा न जाके देख लिया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और यह है लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। ना इस मुल्क से सियासत जाती है समय के दरमियान, और जब सियासत नहीं जाती तो नेता नगरी क्यों जाएगा। पिछले 1.5-2 महीने में आप नाराज हुए, आपने सवाल पूछे, आपने दरेरा दिया हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर बातचीत में नेता नगरी क्यों नहीं आ रहा। मेरी और मेरे को-होस्ट राजदीप सरदेसाई की ये मंशा थी कि चूंकि अभी कोविड की बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ऐसी महामारी इस देश ने, इस देश की सरकार ने, इस देश की जनता ने पहले कभी नहीं देखी। सब चीजें जहां थी वहीं थम गई, इसलिए हमने नेता नगरी को भी कुछ समय के लिए रोकने का फैसला किया था। लेकिन अब सियासत चालू हो गई है तो हम भी चालू हो गए हैं। राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। नमस्कार नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी बैक। बहुत दिनों के बाद बिल्कुल आपने सही कहा, जमाना बिल्कुल बदल गया है, दुनिया बदल गई है, देश बदल गया है, हम नहीं बदले। मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे पूछूं कि आपने मिस किया क्या। मैंने मिस तो बहुत किया, और दर्शकों ने जिस तरह से मैसेजेस भेजे, व्हाट्सएप भेजे, मेल भेजे, मैंने कभी अंग्रेजी प्रोग्राम इतने सालों से किया है, जब भी मैंने वो प्रोग्राम छोड़ा या चैनल छोड़ा, इतने मुझे मेल या मैसेजेस नहीं आए जितने नेता नगरी के बाद आए। तो ये आपकी और लल्लन टॉप की खूबी है कि इतने आपके दर्शक, आपके चाहने वाले इतने बढ़ गए हैं। ये लल्लन टॉप के मालिक लोग हैं, ये जनता है हमारी, इन्हीं की हम जर्नलिज्म। लेकिन अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि लोगों को इतना लगाव हो गया किसी एक प्रोग्राम से। और पिछले कुछ महीनों से नेतागिरी वैसे ही कम हुई है, जो अच्छी बात है, लेकिन अब फिर से उभर कर आ रही है। तो एक बार नेता नगरी शुरू हो तो नेतागिरी शुरू हो तो नेता नगरी तो करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, चलिए नेता नगरी शुरू करते हैं। और नेता नगरी में सबसे पहले सियासी सुर्खियां। नेता नगरी में पहली सुर्खी है बिहार से जुड़ी हुई। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अमित शाह ने बीते इतवार को एक वर्चुअल रैली में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रकट तौर पर तो ये एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इशारों इशारों में नीतीश कुमार से लेकर बाकी सब चीजों का, राहत पैकेज का, मजदूरों का जिक्र हुआ तो सियासतदान समझ गए कि रणभेरी बच चुकी है। तेजस्वी यादव ने भी अपने अंदाज में जवाब देने की कोशिश की। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने तो उन सीटों का भी ऐलान कर दिया है जहां पर उनकी पार्टी AIMIM चुनाव लड़ेगी। बाकी सियासी प्लेयर भी हरकतों में आ गए हैं। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार की राजनीति, इसका ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या संभावनाएं, क्या मुद्दे, क्या समीकरण, सीटों के बंटवारे का क्या फॉर्मूला। दूसरे छोर पर विस्तार से बात होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, जो 19 जून को होने हैं। यूं तो राज्यसभा के चुनाव कई राज्यों में होने, लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर है, सबसे ज्यादा जो सियासी चौसर है, वो दिलचस्प हो रखी है दो पड़ोसी राज्यों की। ये एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। एक तो है गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दूसरी राजस्थान, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। गुजरात में समीकरण दिलचस्प है। बलवंत सिंह राजपूत बनाम अहमद पटेल, जहां पर देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह को मात खानी पड़ी थी बड़े मामूली अंतर से, क्योंकि कुछ वोट इनवैलिड हो गए। वहां पर अब नए सिरे से गणित नजर आ रही है, दांवपेच नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के विधायक धड़ाधड़ इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में ये देखना है कि शक्ति सिंह गोहिल के बाद जो दूसरे कांग्रेस कैंडिडेट हैं, भरत सिंह सोलंकी, वो चुनावी नैया पार लगा पाएंगे, या जो भाजपा के तीसरे कैंडिडेट हैं नरहरि अमीन, उनके सर पर विजय का सेहरा बनेगा। राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति है। हालांकि राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस से ज्यादा झगड़ा कांग्रेस बनाम कांग्रेस का है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा है, और इस बहाने अशोक गहलोत शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, और बीजेपी भी इस जलती आग में अपने हिस्से के चले बूझने की कोशिश कर रही है। नेता नगरी में तीसरे नंबर पर बारी आएगी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना के चलते उपजी स्थिति, और दिल्ली के बहाने पूरे देश की प्राथमिकताएं राजनीति के स्तर पर, और उन प्राथमिकताओं में देश का स्वास्थ्य का तंत्र कहां आता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे इस हफ्ते की हस्ती कौन है, और आखिरी में देंगे फुर्सत की सलाह। तो चलिए शुरू करते हैं नेता नगरी। राजदीप जी, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के चुनाव के बारे में,
और बिहार पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सरप्राइज भी है, एक वरिष्ठ पत्रकार भी है जो हमें ज्वाइन करेंगे। नेता नगरी में आपने सुर्खियां सुन ली, अब बारी है खबरों पर संवाद करने की। सबसे पहले बात करेंगे बिहार अक्टूबर नवंबर के विधानसभा चुनाव। अभी ये अनुमानित तारीख है, चुनाव आयोग ने तारीख नहीं बताई, लेकिन राजनीतिक दलों की तैयारियों के हिसाब से लग रहा है कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। और इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के बिहार के ब्यूरो चीफ संतोष जी। संतोष सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। आपकी किताब भी बड़ी कमाल की है, बिहार रूल्ड मिसरूल्ड, और उसका जो कवर पेज है वो भी बिहार की कहानी बहुत अच्छे से बताता है। अच्छा संतोष जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बिहार राज्यसभा के 4 कैंडिडेट आए, बीजेपी की तरफ सीपी ठाकुर के विवेक ठाकुर, जेडीयू की तरफ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जेडीयू की तरफ कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, और आरजेडी की तरफ से उनके कोषाध्यक्ष कह लीजिए, उनके फंड मैनेजर कह लीजिए, प्रेम गुप्ता और अमरेंद्र सिंह। ये जो 5 कैंडिडेट हैं, ये दोनों ही जो बड़े पॉलिटिकल ब्लॉक हैं, एनडीए का ब्लॉक और यूपीए का ब्लॉक, उसमें बड़े नए किस्म के पॉलिटिकल समीकरणों की बात करते हैं। आरजेडी एक भूमिहार को राज्यसभा भेज रही है, बीजेपी सीपी ठाकुर के परिवार के जरिए वापस से रीअसर्ट कर रही है अपना क्लेम कि भाई हम गिरिराज सिंह के रूप में सिर्फ एक कैंडिडेट दे पाए थे, गठबंधन की मजबूरी थी, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, हमारा भरोसा बनाए रखिए। या हरिवंश के सहारे जो एक बीजेपी और जेडीयू के बीच पूल है, और एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री न बनने के बावजूद जेडीयू का जो एक पावर पोजीशन में एक उनका व्यक्ति बैठा हुआ है जो वरिष्ठ पत्रकार। आपको लगता है कि ये सारा अलाइनमेंट विधानसभा चुनाव को भी नजर में रख के हुआ था? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बताइए। हेलो जी आ रही। देखिए, आपका आकलन हरिवंश जी के बारे में आपका आकलन परफेक्ट है। और जहां तक राजद वाली बात है ना, प्रेम गुप्ता का आप इम्पोर्टेंस आप शुरू से जान रहे हैं लालू जी की पॉलिटिक्स में, जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया फंड मैनेजर कोषाध्यक्ष के रूप में। अमरेंद्र प्रताप सिंह का उस तरह का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वो थोड़े से अभियानंद से जुड़े हुए थे, फॉर्मर डीजीपी के क्लास चलाते थे, तो वो थोड़ा बहुत उसमें असिस्ट कर रहे थे, एजुकेशन वाला। लेकिन यहाँ भी मुझको कोई नहीं, वो भूमिहार के नेता कभी रहे हैं, उस तरह से नहीं जाने जाते हैं। तो आरजेडी किस तरह से सेलेक्ट करती है, तो इसमें किसी जातीय समीकरण को देख करके उन्होंने नहीं किया है। अब उनके कुछ क्राइटेरिया होंगे जिसमें वो फिट बैठते होंगे, उसी क्राइटेरिया के तहत वो चुने गए हैं। आप जिस क्राइटेरिया की तरफ संकेतों से इशारा कर रहे हैं, मैं खुल के बोल देता हूं, वो बड़े उद्योगपति हैं। क्या ये क्राइटेरिया था उनको चुने जाने का? उनमें से एक क्राइटेरिया है, जी हाँ, एकदम। अच्छा, तो पहला सवाल मेरा राजदीप और संतोष जी, आप दोनों लोगों से ये है कि क्या है जो बिहार जनसंवाद वर्चुअल रैली की 7 जून को, उसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है? उन्होंने बार बार दोहराया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत, यानी बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है, उसको कोई खतरा नहीं है। एज ऑफ नाउ देखिए, एज ऑफ नाउ उन्होंने इस जेस्चर के थ्रू यही कहने की कोशिश की है कि ये इंटैक्ट है। और जैसे कि अमित शाह ने कहा कि ये राजनीतिक रैली नहीं है, अभी उसको इस तरह से नहीं देखा जाए, तो ये तो सिर्फ कहने की बात होती है। उन्होंने वो सारी बातें कही जो कि चुनाव के आप अगर शुरुआत करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो उसी तरह की बात करते हैं। केंद्र ने क्या किया, बिहार सरकार ने क्या किया, हमने माइग्रेशन के लिए क्या किया, तो वो सारे टेम्पलेट इलेक्शन के उन लोगों ने सेट कर दिए हैं। उस इलेक्शन के टेम्पलेट सेट करने के बाद अब पोजर छोड़ दिया है अपोजिशन के लिए कि अपोजिशन, और उन्होंने एक लाइन कर दिया है, एक रेटरिक उनका चलता आ रहा है कि लालूवाद वर्सेस विकासवाद। ये उनका बहुत ही पुराना रेटरिक है, 15 साल वर्सेस 15 साल चले तो उनको सूट करता है। वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये 5 साल उसका अगला 5 साल हमने क्या किया है। ये नीतीश वर्सेस नीतीश कंपैरिजन कभी नहीं करेंगे। 15 इयर्स वर्सेस 15 इयर्स सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एक पॉलिटिकली रोमांटिसाइज्ड टर्म है एक तरह से। और इसमें एकदम तेजस्वी, आरजेडी सब डिफेंसिव हो जाता है। तेजस्वी ये नहीं कह पाते हैं कि भाई मैं 16 महीने डिप्टी सीएम रहा, मेरे कार्य को एसेस करो, मेरे फादर को हिस्ट्री जज करेगी, पॉलिटिकल पंडित जज करेंगे। तो आप उस तरफ से नहीं जाकर, लेकिन एनडीए घुमा फिरा करके
वही लालू लालू वर्सेस नीतीश, डेवलपमेंट वर्सेस नो डेवलपमेंट, इस रेटरी की तरफ ले जाती है। एक तरह से वर्चुअल रैली ने उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि जब केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, 6000 पार कर गया है, और मुझे लगता है कि अब मान लीजिए कि नियत समय पर अगर चुनाव होते हैं, तब तक मान लीजिए कि 40,000 50,000 केसेस होंगे। कैसे घर से लोग निकल करके, आप क्या चाह रहे हैं कि 20% के वोट पर चुनाव हो जाए? ये तो अच्छी स्थिति नहीं होगी। उन लोगों ने ये इंप्रेशन दे रखा है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, जबकि वस्तुतः कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं ही देखिए अभी निकला हूँ, कितने प्रोटेक्शन के साथ निकला हूँ, कहाँ रुकना है, क्या खाना है। तो एक जनता ईवीएम बटन दबाने कैसे जाएगी? तो वो चुनाव तो जनता तो चुनाव कम से कम नहीं सोच रही है, पॉलिटिकल पार्टी सोचें। अच्छा, ये बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने जी। इस तरह का कोई बयान दिया था कि नई नई चीजें नॉर्मल हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रचार करेंगे और वोट भी डालेंगे। आपको लगता है कि इस तरह से ये मैसेज देने की कलेक्टिवली कोशिश है कि चुनाव टाइम पर ही हो? एकदम कोशिश है। देखिए ये अभी पिछले 1.5 महीने से ये क्या कर रहे थे, इनके 72,000 पोलिंग बूथ्स हैं, 9,000 शक्ति केंद्र हैं, 1100 मंडल हैं, सब जगह इन्होंने बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया था। डिजिटल इंडिया का जो इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है, वो एक अच्छा संदेश है कि आप कोविड के टाइम में जब सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई थी ओपोनेंट, ये चुपचाप कनेक्ट कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। वो एक वर्चुअल रैली की तैयारी थी। तो उसके बाद इन्होंने दिखाया कि हमने अपने काडर से अगर तो इस्टेब्लिश कर दिया, वर्चुअल रैली के थ्रू हम काडर से तो कनेक्ट करेंगे ही करेंगे, जनता से भी कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन जब इलेक्शंस होंगे, ये तो ठीक है, इलेक्शंस तो वर्चुअल नहीं होंगे ना, इलेक्शन तो रियल होंगे। पोलिंग बूथ पर लोगों को लाना पड़ेगा। आप मास्क दे दीजिए, उनको ग्लव्स दे दीजिए, वोट आप लोग वोट देने ऐसी स्थिति में जाएंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है। अभी देखिए सौरभ जी, एक आप बात ध्यान दीजिए कि अभी बहुत सारे जो इसकी जो कोविड के केसेस हैं, 1 तारीख के बाद कोई रजिस्ट्रेशन बिहार में नहीं हो रहा है, जो लोग आ रहे हैं। तो आपको पता ही नहीं कि लोग कौन कहाँ जा रहे हैं। अब सैंपल कलेक्शन कैसे होगा? अब डोर टू डोर करेंगे तो वही एक उपाय है, जो कि बहुत ही कुम्बरसम प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। तो मुझे लगता है कि कोविड केसेस को कंट्रोल करना, एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आ रहे हैं, उसको एड्रेस करना, कहीं आपको वेंटिलेटर इमरजेंसी वाला इशू, ये अभी कोर इशू थे हमारे। जब हमको अभी तक में एडॉकिज्म हुआ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ गवर्नमेंट ने किया, लेकिन वो सब बिलेटेड रिएक्शन था। उसको सस्टेन करने की अभी कम से कम 1-1.5 महीने जरूरत थी। बट दे आर इन फुल मोड। अच्छा, राजदीप, आपने इतने इलेक्शन कवर किए हैं, मेरा आपसे सवाल ये है, एंड संतोष जी यू कैन आल्सो जो कन्वर्सेशन की, ये मजदूर आ रहे हैं, स्टूडेंट आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगे बढ़कर पहल की कि हम उनको वापस लेके आएंगे। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से कहते रहे कि भाई सब राज्यों के लिए एक सा बनाइए, पप्पू यादव हो, तेजस्वी हो, इनके ऊपर हमलावर रहे। आपको लगता है कि ये जो लगभग 40 लाख प्रवासी मजदूर लौट के आए हैं, हर विधानसभा में औसतन 15-16 हजार मजदूर, ये और कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट है वो नीतीश कुमार के खिलाफ जाएगा राजदीप, या जो आप कहते हैं कि टीना देयर इज नो अल्टरनेटिव, नीतीश कुमार वर्सेस हु, वो फैक्टर प्रभावी रहेगा? देखिए, 2 बातें हैं सौरभ। एक तो आज हम ये बात करें जून के महीने में, चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर तक हम नहीं जानते, जैसे संतोष जी ने कहा, कि कोविड के कितने केसेस होंगे बिहार में जी। अगर समझ लीजिए कि कोविड के केसेस वहां 1 लाख से ज्यादा होते हैं, उससे भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है, अगर केसेस बढ़े तो बहुत बढ़ सकते हैं जी। तो अगर कोविड उस समय बहुत ही बड़ा इश्यू तब तक रहे अक्टूबर नवंबर में, तो जरूर फिर जिस तरह से प्रवासियों के खिलाफ नीतीश ने या एक उन्होंने जो रवैया उस समय, जब शुरुआत में जब प्रवासी बिहार आना फिर से वापस आना चाहते थे, जो उन्होंने रवैया अपनाया, क्या वो मुद्दा बनेगा? जरूर बनेगा। लेकिन मुझे लगता है आखिर में, और संतोष जी जानते होंगे इससे बेहतर, बिहार की राजनीति अगर आप पिछले 25 सालों से देखें तो कहीं ना कहीं जाति की राजनीति और ये जो विकास का मुद्दा है, विकासवाद वर्सेस लालूवाद, जिस तरह से उसे बीजेपी ने खास करके बड़े अच्छी तरह से लोगों के सामने एक तरह से एक बैटल की तरह दिखाया है, उससे बीजेपी को एडवांटेज है। 2010 में नीतीश जी और भाजपा जब चुनाव लड़े थे तो उनको 3/4 बहुमत मिली थी, तब पासवान जी भी उनके साथ नहीं थे। आज अगर पासवान जी भी है तो देखिए, गणित, आखिर में चुनाव गणित पर लड़ा जाता है। केमिस्ट्री जो है, अगर कोविड के केसेस बहुत बढ़ते हैं
अक्टूबर नवंबर में, तो जरूर कहीं ना कहीं नीतीश जी को सवाल उठाने का जवाब देना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी और नीतीश जी गैम्बल ले रहे हैं आज, जब वो कहते हैं वर्चुअल रैली के जरिए कि चुनाव, एक तरह से चुनाव का संकेत दे रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे। ये गैम्बल है, क्योंकि अगर कोविड उससे बहुत एक पेंडेमिक वाकई बिहार में बनता है अक्टूबर नवंबर तक, तो वो चुनाव का बड़ा मुद्दा बनेगा। तब मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी स्टेप इन करेगा। संतोष जी, एक मसला ये है कि उद्दीन ओवैसी की पार्टी है AIMIM, उसने अभी से उन 32 सीटों का ऐलान कर दिया है। 24 उत्तर बिहार की, 8 दक्षिण बिहार की सीटें जहां पर अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोट है, और MIM ने कह दिया कि हम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे। आपको लगता है ओवैसी की पार्टी कोई फैक्टर होगी या अभी भी वोट कटवा वाली छवि ही है? देखिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा। उनका जो इम्पैक्ट है ना, वो सीमांचल के कारण है। उनके अब फ्रांस वाले नेता कहे हैं ना, माने जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट है, वो आरजेडी में थे, वेरी गुड स्पीकर फायर ओवैसी, बढ़िया है, उनका कनेक्ट है। थोड़ा सा चल के बैकवर्डनेस का उन्होंने मुद्दा उठाया है। वो एक तरह से यूथ कार्ड खेल रहे हैं और रिलीजियस कार्ड को प्ले अप नहीं कर रहे हैं। अब भले ही उनको सुनना पड़ता है कि आप बीजेपी का प्लान, क्या कहते हैं, बी टीम है, उस तरह से बीजेपी को हेल्प करते हैं। मुझको नहीं लगता है कि सीमांचल से परे कुछ बहुत ज्यादा भी इम्पैक्ट हो पाएगा। थोड़ा बहुत कैंडिडेट के हिसाब से कुछ वोट काट लेंगे, हो सकता है टेक्निकल अलायंस किसी पार्टी से हो, उससे कुछ हो जाएगा। अभी ओपन इंडेड है, पप्पू यादव की पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है, और कुछ जैसे कि मांझी अभी कहाँ जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता है। तो कुछ समीकरण बनेंगे, थोड़ा बहुत डैमेज करेगा, लेकिन नॉट बियॉन्ड सीमांचल। अच्छा, वो भी किशनगंज, ज्यादा किशनगंज। अच्छा, आपने जिक्र कर ही दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जीतनराम मांझी, जिनकी पार्टी है हम, और उपेंद्र कुशवाहा RLSP वाले, ये लोग बार बार कह रहे हैं कि महागठबंधन को कांग्रेस लीड करे। ये क्या तेजस्वी यादव के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश, बार्गेन के लिए कांग्रेस इनको पुश कर रही है क्या? हर एक चुनाव के पहले जो है ना, ये इसमें देखिए, मुझको तो बहुत कुछ नजर नहीं आता है। आरजेडी की पॉलिटिक्स क्लियर है कि मैं अलायंस को लीड करूंगा, तेजस्वी हमारे चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, हमारे मतलब कि ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट होंगे। इस पोजीशन से आरजेडी बच कर ही नहीं सकती। इसमें कोई रॉकेट साइंस को, इस बात को समझने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अब बचा दूसरा ध्रुव कांग्रेस। कांग्रेस थोड़ा बहुत प्रयास कर रही है कि कुछ नाम उछाला जाए, मीरा कुमार का नाम दिया जाए ताकि कुछ हो, लेकिन कांग्रेस अभी जानते हैं आप, बार्गेनिंग पोजीशन में बिहार में कई सालों से नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ये चल रहा है कि हम लोग चुपचाप अलायंस कर लेते हैं। इन लोगों ने पास्ट में प्रूव किया ही नहीं है, नहीं कुशवाहा ने किया है, नहीं मांझी ने किया है, और वीआईपी तो एक नई पार्टी है, उसने तो किया ही नहीं है। तो इन लोगों ने चूंकि पास्ट में कुछ प्रूव नहीं किया है, तो इसीलिए हम लोग अब इनके प्रेशर टैक्टिक्स में हम लोग आने वाले नहीं हैं। वो एक तरह से ये भी आरजेडी की तरफ से संदेश जा रहा है, हम आपको सिंबल भी नहीं देंगे, आप अपना कैंडिडेट बताइए, कैंडिडेट देंगे। वो कह नहीं रहे हैं अभी, वो बाद में कहेंगे, चूंकि बातचीत चल रही है, लेकिन अंदर से जब हम लोग मतलब किसको, मुकेश सहनी और RLSP को भी वो सिंबल, सबको कह रहे हैं कि हमारा और कांग्रेस का अलायंस होगा, और आप लोगों के कैंडिडेट को हम लोग अपने सिंबल से पर एकोमोडेट करेंगे। आप बता दीजिए आपका कैंडिडेट कौन होगा। ये ऐसा होगा नहीं है, लेकिन ये उनका काउंटर ये है, काउंटर कर रहे हैं कि ये देखिए एंड में ये सवाल सौरभ है, जो आपने टीना फैक्टर कहा। आज की तारीख में अगर चुनाव नीतीश कुमार तेजस्वी होता है तो एडवांटेज नीतीश ही है ना। बिहार की राजनीति में जो हम 90 के दशक में जिस तरह से वहां उथल पुथल हुई, लालू जी के आने से, नीतीश कुमार, अन्य नेता है, वो आज स्थिति नहीं रही। आज की तारीख में बिहार की राजनीति में, और नीतीश की दुविधा एक तरह से है, नीतीश बिहार के एक तरह से नंबर 1 नेता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव टीना फैक्टर, लेकिन इसके बावजूद वो एक अपना मंत्री अब केंद्र सरकार में नहीं ला पाते हैं। आप देखिए ना, उनकी दुविधा देखिए सौरभ। नहीं, एक तो आ जाता, वो दो के लिए पुश मार रहे हैं, दिक्कत ये। नहीं, मेरा ये आपसे कहना है कि आप उनकी दुविधा देखिए ना, कितने मुख्यमंत्री होंगे जो 15 साल से लगातार रहे हैं, अपने राज्य में उनकी पकड़ है, लेकिन केंद्र में वो कमजोर हो गए। 5 साल पहले तो उनका नाम चल रहा था कि वो मोदी जी बनाम नीतीश हो सकता है, ये बात हो रही थी। 2019 के चुनाव के पहले भी कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया था, शायद नीतीश कुमार विपक्ष के नेता बने। अब कोई वो बात तो नहीं करता।
अब यही तो है ना कि बिहार के लिए कोई टीना फैक्टर वहां वहां नीतीश को उसका फायदा होता है, केंद्र में मोदी जी के वजह से वहां उनको नुकसान होता है, वहां नीतीश जी बिल्कुल बाहर है केंद्र की राजनीति में से। लेकिन जो आपने कहा कि अमित शाह जी ने साफ कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा, यानी जितने भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बीजेपी एक तरह से महाराष्ट्र की गलती नहीं दोहराएगी, नीतीश जी को क्या ज्यादा सीटें दे तो चुनाव के बाद क्या नीतीश जी कुछ और कर सकते हैं, मुझे लगता है वो सब अटकलों में अब कोई दम नहीं रहा। राजदीप, आपने सीटों का जिक्र किया। संतोष जी, मेरा अगला सवाल यही है कि एनडीए में बीजेपी और जेडीयू का सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा? 2010 का फॉर्मूला, बीजेपी 102 सीटें, जेडीयू 141 सीटें, या 2019 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला 17-17-6? फॉर्मूला क्या होगा? क्योंकि मेरी चिंता यह है एक राजनीतिक स्टूडेंट के तौर पे कि पहले इनके पास अरुण जेटली थे और कुछ लोग थे अरुण जेटली के लगाए हुए, जिनको ये जो बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन होता था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी अमित शाह की रेपो कैसी है। जेपी नड्डा का भी एक बिहार से पटना से कनेक्शन है, लेकिन पेज कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, एलजेपी को कितनी दी जाएगी, और दूसरा पेज उन 49 सीटों पे भाजपा या जेडीयू पहले या दूसरे नंबर पर थी, 24-25 सीटें। आपको क्या लगता है संतोष सिंह? देखिए, 2010 के फॉर्मूले के लिए जेडीयू प्रयास कर रही है। वो कह रही है कि हम 15 आपके साथ नहीं लड़े हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा 10 का होगा, लेकिन बीजेपी को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। बीजेपी ने कहा जब आप 2 सीट 14 में जीते थे, हमने अपना 6 सीट काट करके 17-17 बराबर लड़े हम। और ये देखिए 15 में रामविलास पासवान नहीं थे इनके साथ, अब इनके साथ दिक्कत है, रामविलास पासवान को कोई बीजेपी छोड़ नहीं सकती है। दलित चेहरा है, 5-7% के हमेशा से लीडर रहे हैं, उनका एक इम्पोर्टेंस रहा है। रामविलास पासवान की, चिराग पासवान के बयान सब आप ट्वीट सब देख रहे होंगे, थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, नीतीश कुमार को भी वेल्ड अटैक करते हैं। हाँ, वो बार बार कहते हैं कि हमारा नेता बीजेपी है, एनडीए में कोई आए कोई हाँ, वो यही कहते हैं, पासवान जी का साफ गणित है कि भाई एक लोकसभा सीट पर 6 या 7 सीट, अब 6 जीते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 एटलीस्ट 36। तो इसमें इनको दिक्कत क्या हो रही है कि जेडीयू हमेशा चाहेगी कि हम 115-20 लड़ें ताकि हम अगर 85 जीत जाएं, अगर मान लीजिए कि एलजेपी कुछ जीत जाए तो हम बीजेपी को छोड़कर हम सरकार बनाने में रहें, या फिर कांग्रेस को कुछ आ जाए, ये ऑप्शन हमेशा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। और इसी चीज का काउंटर बीजेपी करेगी कि बराबर बराबर लड़ो। बराबर बराबर जब भी लड़ती है आप देखिएगा बीजेपी का स्ट्राइक रेट बेटर था, 2010 में 89% था। जी जी, हाँ, बेटर था। 102 सीटें जब 102 सीटों पे चुनाव लड़े थे, 91 जीते थे बीजेपी, 91 जीते थे, 141 पे लड़के 102 जीती थी, तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बेटर है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना बहुत बेहतर, पर यही तो दिक्कत है ना, यही तो बीजेपी नहीं चाहती है कि जो महाराष्ट्र में क्या गलती हुई, महाराष्ट्र में प्रेशर में आके भाजपा ने शिवसेना को ज्यादा सीटें दी, जिसका फायदा शिवसेना ने चुनाव के बाद उठाया। तो मुझे नहीं लगता आज की तारीख में वो नीतीश जी को इतनी सीटें देगी जितनी नीतीश जी चाहते हैं, और ना ही मुझे लगता है आज नीतीश जी के पास उतनी बार्गेनिंग पावर है कि वो बीजेपी के सामने रखे कि मुझे 115 सीटें ही दीजिए, मुझे आधी सीटें दीजिए। तो मुझे लगता है नीतीश जी की, वही तो मैं कह रहा हूँ, नीतीश जी की दुविधाएं बड़ी है। वो अभी भी बिहार के नेता नंबर 1 है, लेकिन आज की तारीख में 5 साल पहले के मुकाबले आज उनकी बार्गेनिंग पावर कम हुई है। अच्छा, मुझको लगता है 105 और 33 मेरा फॉर्मूला है। अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है, 105 33। इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। मैं 2 चीजों पे आप लोगों की टिप्पणी चाहूंगा, संतोष जी आपकी खासतौर पे। 2 प्लेयर हैं जिनके बारे में बात करना चाहूंगा, एक पप्पू यादव, दूसरे प्रशांत किशोर। देखिए, पप्पू यादव तो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में कई सालों से है, उनका जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वाला जो बेल्ट है ना, वो आप जान रहे हैं, सहरसा, वो थोड़ा सा कोसी का बेल्ट और थोड़ा बहुत सीमांचल का बेल्ट, क्योंकि सीमांचल पूर्णिया से वो आते हैं, पूर्णिया से रहे हैं, और मधेपुरा, सुपौल वही उसे, तो उन सब रीजन में इन्होंने फील्ड में काफी काम किया। वैसे फील्ड में तो हर जगह दिखते हैं, नॉर्मल हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा पप्पू यादव फील्ड में दिखते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। लेकिन उनकी क्या है ना कि पप्पू यादव एक जो है ना अपने इमेज के प्रिजनर रहे हैं, वो भले ही मतलब उनको कन्विक्शन नहीं हुआ अजीत सरकार के इसमें, लेकिन उस इमेज से कभी बाहर नहीं आ पाए, और उस काल में हुए जब लालू प्रसाद बहुत बड़े यादव के नेता हुए,
तो वो कभी उस शैडो से उभर नहीं पाए, तो एक रीजन सेंट्रिक क्षेत्र में थोड़ा बहुत असर रहेगा, उसके बियॉन्ड वो डैमेज नहीं कर पाते हैं अनलेस किसी पार्टी से उनका अलायंस हो, तब वो थोड़ा बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर पाएंगे और डैमेज कर पाएंगे अपने अपोनेंट को। क्या इस तरह की और कोई दूसरा राजनीतिक संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी, पप्पू यादव, जीतनराम मांझी ये सब मिलके एक थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें? ये संभावना है, ये हो सकता है, ये सब हो सकता। ये उपेंद्र कुशवाहा का पूरा प्रयास है कि एक माइनस आरजेडी एक फ्रंट बने, लेकिन वो कांग्रेस आप जानते हैं कि बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती है। वो कभी हमको नहीं लगता है कि एक बोल्ड डिसीजन लेके ऐसा सोचेगी। जैसे ही जेडीयू और बीजेपी का अलायंस सील हुआ ना, तो उसी तरह से कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस भी सील ही मानिए आप। वो कभी भी वो प्रयास वो नहीं करेगी। नीतीश जी अगर होते ना, कि नीतीश जी अगर आ रहे हैं, तब वो सोच सकती थी, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता है ये लोग थर्ड फ्रंट करेंगे, तब तो बीजेपी को और आसान हो जाएगा। जैसे ही उधर स्प्लिंटर वोट हो जाएगा, तो इनके लिए तो बहुत गेम बहुत आसान हो जाएगा जितना। और दूसरा आपने प्रशांत किशोर की बात की, तो जी, प्रशांत आप दोनों किशोर लोगों की मैं टिप्पणी चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वेस्ट बंगाल पे फोकस करेंगे या वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पहले बिहार के इलेक्शन में भी करेंगे? देखिए, अभी अभी सौरभ पिछले महीने प्रशांत किशोर बंगाल में ही थे। ममता पर जब दबाव बढ़ रहा था, कोरोना का लेकर सवाल उठ रहे थे, किस तरह की कोरोना मैनेजमेंट बंगाल में हो रही है, केंद्र सरकार बिल्कुल ममता को टारगेट कर रहा था, तब प्रशांत किशोर बंगाल गए थे और 1 महीना वहां रहे। तो मुझे लगता है जहां तक उनका जो बिजनेस एंटरप्राइज है वो इस समय बंगाल है। बंगाल उनका फोकस रहेगा, क्योंकि वो असली बैटल मैं समझता हूँ अगले 1 साल का वो है बंगाल का, जिसमें अमित शाह भी अपनी पूरी शक्ति लगाएगी और ममता दी भी लगाएगी। तो अमित शाह जी और ममता दी जी की लड़ाई में वहां प्रशांत किशोर बिल्कुल शामिल रहेंगे। बिहार में मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में प्रशांत किशोर बिहार में कोई डेंट कर पाएगी। देखिए, पॉलिटिकल मैनेजर एक बात होती है, पॉलिटिशियन दूसरी बात होती है। लालू प्रसाद यादव पॉलिटिशियन है, आप उनको पॉलिटिकल मैनेजर माने या नहीं, पॉलिटिशियन है। प्रशांत किशोर इज अ पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल मैनेजर। इसका मतलब नहीं है कि अगर प्रशांत किशोर खुद चेहरे कर बनते हैं या खुद एक पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो अपने आप को एक तरह से सक्रिय कर सकते हैं राजनीति में, लेकिन उनकी कोशिश है कि एक ऑल्टरनेटिव, जब भी आप उनको पूछो तो वो कहते हैं मैं एक विकल्प देना चाहता हूँ, खुद नहीं, मैं ढूंढ रहा हूँ कोई विकल्प। कुछ महीनों पहले बात हो रही थी कि वो कन्हैया कुमार को प्रोजेक्ट करेंगे और कन्हैया कुमार के जरिए एक नया फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे। ये सब मुझे इस समय काल्पनिक लगता है। प्रशांत किशोर एक बहुत ही तेज, बहुत ही समझदार, बहुत ही तेज जिसे कहते हैं पॉलिटिकल मैनेजर है, पर एज पॉलिटिशियन मैं नहीं समझता कि वो पॉलिटिशियन में ट्रांसलेट हो सकते हैं इतने आसानी से, खास करके बिहार जैसे राज्य। संतोष जी एकदम राजीव एकदम बैंग ऑन है, एकदम बंगाल वो कंसंट्रेट करेंगे। बिहार में एक तो उनको आरजेडी पूछने रहा है, और उनको पूछने वाला कौन पार्टी बचा है, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा स्टेक है नहीं। कन्हैया कुमार इस बार प्लेयर है नहीं। कन्हैया कुमार का कहना है कि हाँ हमारी पार्टी कहेगी तो हम देखेंगे। तो प्रशांत किशोर का एक तो है ना कि डिजिटल और डिजिटल मुगल, बियॉन्ड दैट आप जैसे पटना हाजीपुर क्रॉस कीजिएगा ना तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप जितना भी उनके बारे में लिख लीजिए, यहाँ छप जाए वहां छप जाए, वो ग्राउंड के नेता नहीं है। वो सही बोले राजीव कि वो पोल स्ट्रेटजिस्ट होना एक अलग बात है, और वहां चुनाव एक भी मैंने भाषण नहीं सुना है भाई, कहीं जाकर के चौक चौराहे में बोल रहे हैं आपने 500, 1000, 2000 का क्राउड गैदर किया, आपने डिजिटली 10 लाख बनाया, 5 लाख बनाया, वो अभी भी वॉर रूम जनरल है, वही रहेंगे। अभी मुझको अभी तक कोई उनकी संभावना नहीं दिख रही है। उनको जनरल चाहिए, वो अब ढूंढ रहे हैं कि बिहार में उनको कोई जनरल मिले, वो वॉर रूम चलाने के लिए तैयार है, लेकिन उनको कोई जनरल नहीं मिल रहा है। सवाल है बिहार में आपको जनरल की जरूरत है। देखिए, एक बड़ा सवाल जो है कि अगर लालू जी जेल में नहीं होते आज की तारीख में, क्या विपक्ष के सामने जो दुविधा है कि लालू जी, जो मैं अभी भी समझता हूँ जिनमें वो एक तरह से वो पॉलिटिशियन की इंस्टिंक्ट भी है और वो मास अपील भी आज भी है बरकरार, कम से कम अपना जो वोट बैंक है उसमें तो है। अगर वो शामिल होते, कैंपेन में होते और उनके साथ फिर प्रशांत किशोर वॉर रूम जनरल की तरह होते तो फिर शायद वो कुछ इम्पैक्ट कर पाते। लेकिन जनरल के लालू का जिक्र लेके आए संतोष जी, ये जो लालू परिवार का झगड़ा है, मीसा भारती वर्सेस तेज प्रताप वर्सेस तेजस्वी, वो सेटल हुआ नहीं?
वो बॉस देखिए पता नहीं चलता है, इंटरनल पार्टी में वो जो है ना वो कुछ न कुछ चलते रहता है। आपने तेजस्वी को आगे कर दिया है, वो उसने स्वीकार तो कर लिया है, उसने आउटवर्डली स्वीकार कर लिया है, लेकिन अंदर अंदर में तो कुछ न कुछ तो चलता ही रहता है ना। वो देखिए जब फिर सीट शेयरिंग की बात आएगी ना कि किसका कैंडिडेट कितना होगा, तो लोकसभा में रिफ्लेक्ट हो गया था ना, लालू राबड़ी मोर्चा बन गया था। तो जैसे वो होगा कि हमारा 5 कैंडिडेट लो, हमारा 10 कैंडिडेट लो, तो ये सारे जो जैसे कि सीट शेयरिंग होगा उस समय ये फिर से ओपन हो जाएगा। अभी दबा हुआ है कि कोई इशू नहीं है। और मुद्दे आपके हिसाब से क्या रहेंगे? अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो या कुछ महीने बाद चुनाव हो, बड़े मुद्दे क्या रहेंगे? मुझको लगता है इस बार माइग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा होगा। माइग्रेशन, जितना भी डेवलपमेंट माइग्रेशन जो लोग रिटर्न हुआ है, लोगों का जो डिस्ट्रेस हुआ है और डिस्प्लेस हुए हैं और लेट से आए हैं, लोग तो लौटने में पैरों में छाले पड़ गए हैं। बाद में इन्होंने लाया लोगों को, यही 30 लाख 35 लाख अगर वो फर्स्ट वेव में ले आते ये हीरो हो जाते। इन्होंने जो लेट जो कर दिया ना, लेट करने के कारण इनको डैमेज हो गया है। अब जिस माइग्रेंट से बात करता हूँ कोई अच्छी बात तो नहीं बोलता है उनके बारे में। हाँ फिर अगेन बट देन अगेन इनका जो अपोनेंट है वो बहुत कमजोर है और वो एक बहुत अच्छा ग्रैंड अलायंस बने जिसमें कि तेजस्वी को प्री पोल में डिक्लेयर कर दे कि हमारा नेता है और एक हेमंत सोरेन की तरह कुछ मतलब ऑफर करे कि व्हाट बेटर यू कैन ऑफर देन नीतीश कुमार। ये सब लेके आए ना एलिमेंट, तो ये तो है कि आप मतलब आप एकदम मेमोरी से खेल रहे हैं कि हम नेट पर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते थे तो हम मैदान में भी अच्छा खेलेंगे। तो दे आर प्लेइंग थ्रू मेमोरी। आरडी की पॉलिटिक्स की यही सीमा है। जब तक वो केयर ऑफ लालू प्रसाद रहेंगे ना तब तक दिक्कत है उनकी पॉलिटिक्स के लिए। ही हैज टू इमर्ज फ्रॉम शैडो। नहीं, और कहीं ना कहीं सौरभ जी ये भी मानना पड़ेगा कि बीजेपी को कहीं कम से कम वर्चुअल रैली तो कर रही है, दूसरी तरफ से ना वर्चुअल हो रही है ना जमीनी रैली हो रही है। नहीं वो आरजेडी वाले थाली बजा रहे थे ना रैली के विरोध में। नहीं देखिए यही तो मुसीबत है। राहुल गांधी हो केंद्र पे, जो टीवी एंकर का एक तरह से टीवी एंकर की तरह उभर कर आए हैं, लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, या बिहार में तेजस्वी जो है जो घर में बैठकर आलोचक बन गए। आपको या तो जमीन पर जाना, मैं आपको बैठ देता हूं, अगर आज लालू प्रसाद होते और पलायन इतना मुद्दा बनता, जिस तरह से प्रवासी बिहारी वापस आ रहे हैं उनकी दिक्कतें, लालू उनको उठाकर पूरे बिहार में घूमते। ये फर्क है, वो कोरोना हो या ना हो, क्वारंटीन सेंटर घूम रहे होते। वो लालू क्वारंटीन में घर में नहीं रहते, वो बाहर चले जाते। ये क्वारंटीन की राजनीति में आप राजनीति नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत आज विपक्ष की है, न केवल बिहार में लेकिन देश भर में, कि विपक्ष के नेता जो है इक्के दुक्के छोड़कर बाहर नहीं निकलते जिस तरह से उनको निकलना है। उनके पास मुद्दा है, जो संतोष जी ने कहा, मुझे भी लगता है मुद्दा बन सकता है। जिस तरह से माइग्रेंट का इशू बना है उसे आप बड़ा बना सकते हैं। ये मसला वो है कि आपने कितने कुर्ते पैजामे कितने घिसे हैं, चप्पलें कितनी घिसी हैं। लालू यादव एक गरीब पिता से नीचे से संघर्ष करके ऊपर तक आए हैं, वो ये चीज समझते हैं। तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने या राजीव गांधी ने कभी किया था? वो पंडित नेहरू ने संघर्ष किया था, वो किसान आंदोलन थे, वो अवध के गांव-गांव में घूमे थे, तो उन्होंने बैरिस्ट्री और संघर्ष किया था जिसकी अभी तक गांधी परिवार इनकैश कराने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप नीचे से रगड़ के नहीं आओगे आपको रियलिटी नहीं पता, आप वो करेक्ट नहीं समझोगे। नहीं बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये मुझे लगता है विपक्ष की कमजोरी है बिहार में, ना केवल बिहार में पर दूसरे राज्यों में भी, कि आपको अगर टक्कर देनी है, भले ही एक तरफ वर्चुअल रैली हो रही है, वर्चुअल रैली को भी अगर टक्कर देनी है तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एक रणनीति बनानी पड़ेगी जो जनता से जुड़ती है। वो आप ड्राइंग रूम में बैठकर वहां वो राजनीति नहीं कर सकते। ये मुझे लगता है सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी विपक्ष की, अगर बिहार के चुनाव में जो भी मुद्दे रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी, आप नेता नगरी के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े। आगे भी जब कभी बिहार के मसले आएंगे तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके। चलिए, अब नेता नगरी के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, राज्यसभा का चुनाव। राज्यसभा के चुनाव के संदर्भ में सबसे पहले बात करेंगे गुजरात की सियासी स्थिति पर, और गुजरात की स्थिति पर बात करने के लिए अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक पत्रकार। राज्यसभा के चुनाव मार्च में होने थे, कोरोना के चलते तारीख आगे खिसका दी गई। अब चुनाव आयोग कह रहा है 19 जून को चुनाव होंगे। चुनाव होने तो कई राज्यों में थे,
लेकिन कई राज्यों में मसलन बिहार में इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि जितनी सीटें खाली हुई तमाम पार्टियों ने अपने विधायकों की संख्या बल के हिसाब से उतने ही कैंडिडेट दिए। लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पर कैंडिडेट्स की संख्या घट बढ़ रही है, क्योंकि विधायकों की पालाबंदी और पाला बदली चल रही है। ऐसे ही दो अहम राज्य जिन पर हम विस्तार से बात करेंगे नेता नगरी में। पहला राज्य है गुजरात, और गुजरात की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार अजय उम्मट, जो इस वक्त नव गुजरात समय के एडिटर इन चीफ हैं, और मेरे सहयोगी राजदीप सरदेसाई तो है ही, और राजदीप का भी गुजरात से पुराना कनेक्शन है, और मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं, उससे भी पुराने कनेक्शन की बात कर रहा हूं। राजदीप, आपका गुजरात कनेक्शन क्या है? 1965 में 24 मई को राजदीप सरदेसाई का जन्म अहमदाबाद में हुआ। राजदीप सरदेसाई के नाना जो थे वहां के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बने। वो पहले पुलिस कमिश्नर भी थे वहां। जब विभाजन हुआ मुंबई स्टेट का गुजरात और महाराष्ट्र में, तो मोरारजी देसाई ने मेरे नाना को कहा आपको गुजरात चलना है। क्यों? क्योंकि गुजराती बहुत कम पुलिस अफसर हुआ करते थे। तो पुराने आईपी काडर के मेरे नाना अफसर थे, वो मोरारजी देसाई के साथ उन्होंने प्रोहिबिशन पर बम्बई स्टेट में काम किया था। तो मोरारजी भाई ने उनको फोन करके कहा। अब मेरे नाना ने कहा कि देखिए मैं महाराष्ट्र हूँ, विभाजन हो रहा है, मैं कैसे गुजरात आऊँ, मैं तो महाराष्ट्र में रहूंगा। उन्होंने कहा पंत, आप, उनका नाम था पंत, पीएम पंत, उन्होंने कहा पंत 2 साल आ जाओ, मुझे 2 साल दे दो, उसके बाद अगर आपको गुजरात अच्छा नहीं लगे तो आप महाराष्ट्र वापस चले जाओ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजरात में बिताई, और यानी मेरा एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन। मैं समझ गया, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जहां भी जाते हैं उनका पुराना नाता होता है, वैसे राजदीप कह सकते हैं मेरा गुजरात से नाता है, मेरा गोवा से नाता है, और महाराष्ट्र से नाता तो है ही। मैंने भावुक नाता है। नहीं सौरभ, मैं वाकई कहूँ, मेरे जितने भी मेरी छुट्टियां थी जब मैं बचपन में मैं अहमदाबाद जाता था, बहुत ही मेरे एक तरह से एक भावुक नाता है, पुराना नाता है। मैं गुजरात को कभी नहीं भूलूंगा। गुजरात की मिट्टी मेरे लिए बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण है। अभी भी शाहपुर में आपके नानी माँ का घर भी था। हाँ अजय सर, क्या कहते हैं? शाहपुर में राजदीप की नानी माँ का घर भी था, जहाँ राजदीप खेले हैं, बड़े हुए हैं, नदी के किनारे। हाँ, साबरमती नदी के किनारे। वो एलिस ब्रिज में था, फिर खानपुर में था। उनकी भी उनका भी देहांत हुआ, तो अब वो घर तो बिक गया। अब मेरा उस तरह से कोई नाता नहीं है, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ गुजराती थाली मुझे बहुत पसंद है, ये तो आप जानते हो। राजदीप, लेट्स नॉट टॉक अबाउट प्लेट, लेट्स टॉक अबाउट इलेक्शन, देन विल कम ऑन माय प्लेट। 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजकोट के वकील अभय भारद्वाज, साबरकांठा से उनका जो दलित चेहरा है रमीलाबेन बारा, और कांग्रेस की तरफ से 2 कैंडिडेट हैं, 2 पुराने छत्र, दोनों का दावा कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं, और तय नहीं कर पा रहे हैं विधायक या जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं कि किसके नाम के पीछे ज्यादा वजन लगाएं, शक्ति सिंह गोहिल या भरत सिंह सोलंकी, जो कि माधव सिंह सोलंकी के बेटे भी हैं। अच्छा सर, किसका दावा ज्यादा मजबूत लग रहा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइए ये नंबर गेम क्या है? पहले 5 विधायकों ने मार्च में इस्तीफा दिया, 3 विधायकों ने अब इस्तीफा दिया। कांग्रेस के 77 कैंडिडेट एमएलए थे, धारासभ्य जिनको बोलते हैं गुजरात में, अब घट के 65 रह गए हैं। एक कैंडिडेट के लिए जीतने के लिए 35 चाहिए, 35 दूनी 70, यानी कांग्रेस 5 कम है। अगर वो जिग्नेश मेवानी का वोट जोड़ लेती है तो 66 पे पहुंचती है। एनसीपी के कंधा जडेजा का जोड़ती है, जो कि मुश्किल लग रहा है, तब भी 67 पे पहुंचती है। और बीजेपी के पास 103 है। बीजेपी को लग रहा है कि छोटू भाई वसावा उनके साथ आ सकते हैं, जो विरोधी भी थे। उनका और उनके बेटे का वोट, 2 वोट वो है। तो नंबर गणित कहां पर है, और इन चारों कैंडिडेट्स के बारे में अगर आप हमें बता सकें अजय उम्मट। देखिए सौरभ, जब ये राज्यसभा के चुनाव का घोषणा हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के पास 103 एमएलए थे और कांग्रेस पार्टी के पास 73 एमएलए थे। ओके, और जिग्नेश मेवानी जो कांग्रेस के सपोर्ट से ये चुनाव जीते हैं एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो आज भी कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की फेवर में ही वोटिंग करेंगे। तब उनके पास 74 वोट्स थे। 74 वोट्स मतलब एक कैंडिडेट को वो 37 वोट दे सकती थी कांग्रेस पार्टी। तो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 74 पे कंफर्टेबल लेवल पे कांग्रेस पार्टी उस वक्त थी। तब भारतीय जनता पार्टी ने पहले 2 कैंडिडेट खड़े किए, एक अभय भारद्वाज और रमीलाबेन बारा। रमीलाबेन बारा एक ट्राइबल महिला कैंडिडेट है जो पहले सरकार में मुलाजिम भी रह चुकी हैं
और जब नरेंद्र भाई मोदी गुजरात सरकार में थे मुख्यमंत्री के तब वो अमर सिंह चौधरी के सामने उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके वहां पर चुनाव अमर सिंह चौधरी के सामने लड़ा था। और भारतीय जनता पार्टी उनको एक ट्राइबल फेस की तरह और एक महिला के नाते उनको जोड़ना चाहती थी। जहां तक अभय भारद्वाज का सवाल है, अभय भारद्वाज ने अमित भाई शाह की मदद की है। जब वो एनकाउंटर के केस और बाकी सब केसेस चल रहे थे, वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी ओर से एक ऑब्जर्वर की तरह उपस्थित रहते थे और संघ परिवार के काफी चुस्त माने जाते हैं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात में आए थे और राजकोट से जब उन्होंने पहला बाई इलेक्शन लड़ा था, तो अभय भारद्वाज ने उनकी काफी मदद भी की थी। तो सडनली एक दिन रात को, चुनाव की अगली रात को, अमित भाई शाह ने रात को 12 बजे नरहरि अमीन को फोन करके कहा कि कल सुबह 11 बजे आपको फॉर्म भरना है। नरहरि अमीन बिल्कुल मना कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि बॉस का आदेश है तो उनको भरना पड़ा। तब उन्होंने कहा कि बीजेपी के तीसरे कैंडिडेट नरहरि अमीन जो पहले पाटीदार हैं और पहले कांग्रेस में थे, पहले पाटीदार थे, पहले कांग्रेस में थे, और जब चिमन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तब वो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। और जब गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ था, नवनिर्माण आंदोलन हुआ था, तब उन्होंने चिमन भाई पटेल के खिलाफ भी एजिटेशन किया था। बाद में वो चिमन भाई के साथ जुड़ गए। तब सबको लग रहा था कि ये नंबर गेम में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हुआ था ये कि तब कांग्रेस पार्टी ने अपना पहला कैंडिडेट शक्ति सिंह गोहिल को घोषित किया था और दूसरा कैंडिडेट राजीव शुक्ला को घोषित किया था। और राजीव शुक्ला ने ट्वीट करके ये डिक्लेयर भी कर दिया था कि वो फॉर्म भरने आ रहे हैं। उन्होंने एक चार्टर फ्लाइट बुक कर दी थी और वो गुजरात फॉर्म भरने आना चाहते थे। लेकिन उस वक्त एक दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि ज्योतिरादित्य जो थे वो मध्य प्रदेश में उनको टिकट ना मिलने से वो कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और कहीं एक मैसेज दिया गया कि ज्योतिरादित्य जो भरत सोलंकी के काफी करीबी माने जाते हैं और माधव सिंह सोलंकी के सुपुत्र हैं और वो माधवराव सिंधिया के सुपुत्र हैं, तो पिता के टाइम से दोनों की अच्छी बॉडी केमिस्ट्री थी और दोनों साथ साथ में मनमोहन सिंह की कैबिनेट में, पहली कैबिनेट में दोनों मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये दोनों पार्टी छोड़ के जा सकते हैं ऐसा लगा, इसलिए पार्टी ने डैमेज कंट्रोल किया। भरत सिंह सोलंकी को बुलाया गया और अहमद भाई पटेल ने उन्हें समझाया और राजीव शुक्ला का नाम कैंसिल हुआ और भरत सिंह सोलंकी दूसरे कैंडिडेट पे आए। तो भरत सिंह सोलंकी वाज नॉट फर्स्ट चॉइस ऑफ कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट चॉइस शक्ति सिंह गोहिल थे, सेकंड चॉइस राजीव शुक्ला थे। और राजीव शुक्ला को हटाने के बाद जब कांग्रेस के यहाँ के लोगों ने कहा कि हम रिवोल्ट कर सकते हैं अगर आप राजीव शुक्ला जैसे बाहरी कैंडिडेट को लाओगे, तब उन्होंने भरत सोलंकी को ये टिकट दिया। ऐसा करने के बाद अमित भाई मैदान में आए, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल को हराना था। 2017 में आपको याद होगा कि अहमद पटेल वर्सेस अमित शाह का जब चुनाव आया था, तो शक्ति सिंह गोहिल ने अहमद पटेल को जिताने के लिए 2 वोट कैंसिल कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई में शक्ति सिंह गोहिल जीते थे। और आपको याद होगा कि गुजरात की लड़ाई थी, वो चुनाव कमीशन तक गई थी और AK ज्योति ने रात को 12:30 बजे काउंटिंग ओके किया था और कहा था कि स्थानिक इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो लाजमी है। और उसकी वजह से अहमद पटेल जो थे वो 0.5 वोट से चुनाव जीते थे। तो अमित भाई को लगता है कि वो हिसाब अभी कहीं ना कहीं बाकी है। उस वक्त चुनाव में अमित भाई ने बीच में आपको टोकूंगा जी, ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं रह गई है, क्योंकि राज्यसभा के उस चुनाव में अहमद पटेल वर्सेस बलवंत सिंह राजपूत के चुनाव में शक्ति सिंह गोहिल ने अमित शाह को जो बात बोली थी उसकी राजदीप ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया। यस राजदीप। नहीं, मैंने किताब में इसका जिक्र किया है, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने खुद मुझे कहा कि जिस वो समय जब अहमद पटेल जीत गए और अमित शाह हारे, तब आमने सामने अमित शाह हारे नहीं थे, अमित शाह थे, अमित शाह हारे नहीं थे, सिंह राजपूत हारे, अमित शाह और स्मृति ईरानी तो बहुत आराम से सेल थ्रू हुए। मेरा कहना है कि अमित शाह का कैंडिडेट एक समय आप समझ लीजिए हारे या अहमद पटेल जीते। जिसी प्रकार से एक तरह से अमित शाह को बहुत कम लोगों ने पिछले 5-7 सालों में किसी भी चुनाव में एक तरह से हराया है। वो एक राज्यसभा का चुनाव था जहां अहमद पटेल को हराने की पूरी कोशिश की गई अमित शाह जी, लेकिन उसमें सफल नहीं रहे। तो शक्ति सिंह गोहिल जो एक तरह से वहां अहमद पटेल के इलेक्शन मैनेजर थे, उन्होंने वहां उस समय तुरंत अमित शाह की तरफ देखकर कहा, और एक तरह से मैं गुजराती में कहूं या हिंदी में कहूं, मैं कहूंगा नहीं, एक ऐसी बात कही जिससे अमित शाह बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि कौन मुझसे इस तरह से बात कर रहा है। तो शक्ति सिंह गोहिल वर्सेस अमित शाह 36 का आंकड़ा है
और जैसे अभी अभी अजय ने कहा, जैसे ही शक्ति सिंह गोहिल का नाम जाहिर हुआ, मुझे लगता है अमित शाह ने तय किया कि मुझे कहीं ना कहीं शक्ति सिंह गोहिल को हराना है। उसने अब साल खेली है कि शक्ति सिंह को नंबर 1 कैंडिडेट घोषित किया है, भरत सिंह को नंबर 2। तो हारेंगे तो भरत सिंह हारेंगे इस समय, ऐसा लगता है, और शक्ति सिंह शायद राज्यसभा में आएंगे और हो सकता है वो और अमित शाह एक बार फिर आमने सामने सेंट्रल हॉल में नजर आएंगे। अजय सर, क्या इस बात की कोई संभावना है कि भरत सिंह सोलंकी खेमे के विधायक दाएं बाएं हों और दोनों का ही नंबर गेम गड़बड़ा जाए? इज दैट पॉसिबल? देखो, अमित शाह जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति हमेशा कई बार बोलते हैं कि आशिक का जनाजा निकले तो जरा जम के निकले। तो देखो, अमित शाह ने काफी स्मार्टली नंबर अपने फेवर में कर लिए हैं। आज की तारीख में आप मुझे जो अंक गणित पूछ रहे थे, अंक गणित ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 103 विधायक है, प्लस उनके पास एक कांदल जाडेजा एनसीपी का है। एनसीपी के कांदल जाडेजा ने कहा है कि पार्टी जो कुछ भी मैंडेट दे, मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा, और ये उन्होंने विधानसभा के बाहर गुजरात के होम मिनिस्टर प्रदीप सिंह जाडेजा की उपस्थिति में कह दिया है। मतलब 104 वोट हो गए। अभी आप देखिए कि शक्ति सिंह गोहिल और बीजेपी कांग्रेस के पास 65 वोट्स हैं। एक जिग्नेश मेवानी का अगर मिला लेते हैं तो 66 होते हैं। अहमद भाई पटेल आजकल गुजरात में अपने खुद के भरूच डिस्ट्रिक्ट के साथीदार छोटू वसावा, जिन्होंने लास्ट मिनट पे उनको वोट दिया था 2017 में, और तब उसने अमित शाह को और मोदी जी को धोखा दिया था, और उसी वोट की वजह से अहमद भाई जीते थे। आज अहमद भाई पटेल वापस वो छोटू वसावा को समझाने जा रहे हैं, क्योंकि छोटू वसावा के पास अभी 2 वोट हैं, खुद का वोट भारतीय ट्राइबल पार्टी का, और दूसरा अपने बेटे महेश वसावा का वोट। लेकिन अगर ये 2 वोट भी अगर अहमद भाई मैनेज कर लेते हैं अपने शिष्य शक्ति सिंह गोहिल के लिए, फिर भी उनकी सभ्य संख्या होती है 68। अब 68 मतलब 34 मल्टीप्लाई बाई 2 68 हुआ, जबकि बीजेपी के पास आज की तारीख में 104 वोट है, मतलब 34.66 वोट बीजेपी के पास है। इसलिए साफ है कि बीजेपी तो ये चुनाव 3rd कैंडिडेट जीतने वाली है। लेकिन अब जो बीजेपी सेंट्रल गुजरात का जो पॉलिटिक्स सोच रही है, उसमें यह है कि मैंडेट चाहे सब किसी गोहिल के नाम का हो, लेकिन क्रॉस वोटिंग, इंटरनल पार्टी अगर क्रॉस वोटिंग होता है, जो पहले शंकर सिंह वाघेला ने किया है, चिमन भाई पटेल के खिलाफ किया था, वो अगर होता है तो कांग्रेस के विधायक अगर शक्ति सिंह गोहिल को वोट ना देके भरत सोलंकी को वोट देते हैं, और भरत सिंह सोलंकी को पार्टी छोड़नी भी पड़े, तो सेंट्रल गुजरात जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस के विधायक चुनाव जीत के आते हैं, वो गेम अभी भी अमित शाह कर सकते हैं, उनमें वो काबिलियत है। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे, ये जो और तो की बात है। नरहरी अमीन के साथ आने के बाद से एक जो 2017 के विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र के इलाके में पाटीदारों में, खासतौर पे युवा पाटीदारों में बीजेपी के प्रति नाराजगी दिखी थी, जो रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हुई। आपको लगता है कि अब 2-2.5 बरस के बीतने के बाद उस डैमेज को बीजेपी ने काफी कंट्रोल कर लिया है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काफी वो डैमेज कंट्रोल किया है, क्योंकि उस वक्त नाराजगी नरहरी अमीन की वजह से नहीं थी। नाराजगी हार्दिक पटेल का जो एजिटेशन था, वो एजिटेशन रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके था कि भाई रिजर्वेशन पाटीदार कम्युनिटी को मिलना चाहिए और पाटीदार कम्युनिटी को ओबीसी में समाविष्ट करना चाहिए। आपको याद होगा कि मोदी जी ने चुनाव से पहले 1 दिन के अंदर वो जो रिजर्वेशन का जो लॉ बदल दिया, और गुजरात में 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी बनाई, और उसमें पटेल लोगों को भी जो समाविष्ट कर लिया। उससे पटेल जो है वो बाय एंड लार्ज गुजरात में अब संतुष्ट हैं, और पटेल आज की तारीख में बीजेपी के साथ है। ये हमने गुजरात लोकसभा चुनाव में भी देखा, और उसी के वजह से 26 में से 26 सीट गुजरात में बीजेपी को मिली है। अमरेली याद रहे, आपने जो जिक्र किया, सौराष्ट्र में अमरेली डिस्ट्रिक्ट में से 7 विधानसभा सीट जो थी वो कांग्रेस की मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 7 में से 7 सेगमेंट में जीत मिली, और बीजेपी के कैंडिडेट अमरेली से भी चुनाव जीत गए, जो एक बैरोमीटर माना जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि पटेल गुजरात में आज की तारीख में बीजेपी से खिलाफ नहीं है, और हार्दिक पटेल के एजिटेशन का कोई लाभ अब नहीं दिखाई दे रहा है। राजदीप, you think Hardik Patel is a spent force now, spent political force? देखिए, हर नेता का एक समय आता है। उस समय जिस तरह से युवा पाटीदार वोट या युवा पाटीदार जो थे, जो जिस तरह का उन्होंने आंदोलन छेड़ा, उसके लिए किसी की नेतृत्व की जरूरत थी। हार्दिक पटेल उभर कर आए, अचानक उभर कर आए।
इसका मतलब ये नहीं है कि हार्दिक पटेल आज स्पेंट फोर्स है, लेकिन जमीनी हकीकत बदल गई है। आज वही मामले जो 3-4 साल पहले उभर कर आए थे, रिजर्वेशन का मामला उभर कर आया था, या जो नाराजगी थी, वो नाराजगी अब धीरे धीरे कम हो गई है। देखिए, गुजरात की राजनीति विचारधाराहीन राजनीति रही है कई सालों से। गुजरात की राजनीति जो है वो अवसरवादी की राजनीति रही है। अरे आप सोचिए सौरभ भाई, अपने जो शंकर सिंह वाघेला है, जो एक समय आरएसएस के एक तरह से चेहरे थे, भाजपा के चेहरे थे, वो कांग्रेस के 10 साल तक चेहरे रहे। अब यही तो गणेश चिमन भाई पटेल कांग्रेस में थे, फिर जनता दल में चले गए, फिर वो कांग्रेस में एक बार फिर आए। गुजरात की राजनीति पिछले 25, और यही तो कांग्रेस ने मार खाया है। आज इतने कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं बीजेपी में? क्योंकि कोई विचारधारा नहीं रही किसी पार्टी में। वहां भाजपा ने कम से कम अपनी हिंदुत्व की राजनीति बनाई रखी है गुजरात में। यही वजह है कि भाजपा नंबर 1 पार्टी। आपके आलोचक कहेंगे राजदीप कि आप भाजपा को गुजरात में सिर्फ हिंदुत्व वाली छवि पर सीमित करना चाहते हैं, जब नहीं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखिए, आप फिर से अपने पुराने आदतों पर आए, से बाज नहीं आए कोरोना के बावजूद। मेरा ये कहना है कि कम से कम एक विचारधारा है जो बीजेपी को एक तरह से पकड़ रखती है। अब बीजेपी के सामने दुविधा क्या है कि जैसे आप इतने कांग्रेसियों के अपने पार्टी में लोगे, तो वहां के जो पुराने बीजेपी कार्यकर्ता है उनकी जो नाराजगी है, क्योंकि हर चुनाव के बाद देखा गया है कि भाजपा कांग्रेस के जितने जो जीतते हैं वो उनमें से कई भाजपा में आजकल आ जाते हैं, क्योंकि सत्ता देख रहे हैं। अब इसको भाजपा का नुकसान एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा, लेकिन आज की तारीख में हिंदुत्व की वजह से भाजपा की कम से कम बीएचपी, आरएसएस, बीजेपी एक मजबूत एक पार्टी, एक संगठन है गुजरात में। कांग्रेस कमजोर हो गया, कांग्रेस में कोई विचारधारा ही नहीं रही गुजरात में। आपने कहा अल्पेश ठाकोर को एक दिन कहीं से ले लिया, हार्दिक को एक दिन आपने ले लिया, आपको लगा इन युवा नेताओं से आपकी पार्टी बढ़ेगी। अल्पेश तो चले गए वापस, अब जिग्नेश मेवानी इंडिपेंडेंट है। प्रिसाइसली यू पॉइंटेड इट आउट राइट कि जो 3 बड़े युवा चेहरे थे जिनके सहारे कांग्रेस लड़ने की कोशिश कर रही थी, उन तीनों में से कोई भी कांग्रेसी नहीं, ना हार्दिक पटेल, ना अल्पेश ठाकुर और ना जिग्नेश मेवानी। नहीं, क्योंकि हार्दिक तो अभी भी कांग्रेसी है। अपना कोई नेतृत्व नहीं बनाया। कांग्रेस ने इतने सालों से गुजरात में कोई अपना एक मजबूत नेतृत्व नहीं बनाया। इसी वजह से तो शंकर सिंह वाघेला इतने सालों तक वहां कांग्रेस के चेहरे रहे, क्योंकि कांग्रेस की चिमन भाई पटेल के बाद जो नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, और मैं 1990 की बात कर रहा हूं जब मिश्रण हुआ जनता दल जी और कांग्रेस का, 30 साल हो गए। एक नया नेतृत्व, अग्रेसिव नेतृत्व अभी तक पूरी तरह से कांग्रेस का उभर कर नहीं आया गुजरात। अजय उम्मट, मेरे आपसे आखिरी 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि गुजरात से इस तरह के लगातार सवाल आते रहते हैं, शंकाएं आती रहती हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनकी सत्ता पर और सत्ता से भी ज्यादा लोगों पर उतनी पकड़ नहीं है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो एक अपील होनी चाहिए, हर कोई जानता है कि वो अमित शाह के चुने हुए व्यक्ति हैं, और अभी भी जो बड़े फैसले हैं उस पर देश के गृह मंत्री की, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष की छाप रहती है। तो विजय रूपाणी का एक मुख्यमंत्री के तौर पर कद, इस पर मैं जानना चाहूंगा। और दूसरा, गुजरात चुनाव में पाटीदारों के अलावा जो खेडूत यानी कि किसान हैं, उनकी नाराजगी भी एक अहम मसला था। एमएसपी को लेकर अलग अलग जगहों पर वो नाराजगी नजर आई थी। अभी क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री की छवि और खेडूतों की नाराजगी? देखो, खेडूतों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी अपनी जगह है, और किसानों ने अपनी नाराजगी जम के प्रदर्शित की थी जब गुजरात में विधानसभा का चुनाव था कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 99 सीट्स मिली थी, और कांग्रेस जो थी अगर 5 सीट ज्यादा मिल जाती तो बीजेपी की हालत खस्ता हो जाती। तो किसानों ने अपनी नाराजगी वहां बताई। लेकिन जैसा राजदीप सरदेसाई अभी बता रहे थे कि गुजरात के लोग और गुजरात की राजनीति काफी अवसरवादी है। वो लोकसभा में अलग वोटिंग करते हैं, विधानसभा में अलग वोटिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत और कॉर्पोरेशन के चुनाव में 31 डिस्ट्रिक्ट में से 26 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी हार चुकी थी। मतलब गुजरात के लोगों को जहां नाराजगी बतानी होती है बताते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर का इश्यू आता है तो वापस हिंदुत्व, जो राजदीप की थियरी है, मैं उससे सहमत हूँ, वहां हिंदुत्व का वो जोश जो है वो जागृत हो जाता है। बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय मजदूर साहब, सब लोग एक साथ आ जाते हैं कि भाई हिंदुत्व खतरे में है। तो ये चलता रहेगा गुजरात में जब तक कांग्रेस का कोई मजबूत नेता नहीं आएगा, और कांग्रेस हमेशा आउटसोर्सिंग पॉलिटिक्स करती है।
वो चिमन भाई पटेल को लेके आती है, शंकर सिंह वाघेला को लेके आती है, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, जैसा कि हमने कहा। जहां तक गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि का सवाल है, ये साफ बात है कि आनंदीबेन पटेल को हटाने के बाद ये क्लियर हो गया था कि अमित भाई के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ही विजय भाई रूपानी है, और विजय भाई रूपानी की जो भी सत्ता है या अथॉरिटी है वो ही इज ड्रॉइंग फ्रॉम अमित भाई शाह ओनली। और जब भी कोई भी मेजर डिसीजन होता है वो अमित भाई को और मोदी जी को कंसल्ट किए बिना नहीं लेते हैं। तो ये चीज गुजरात के चालाक ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर समझते हैं। ब्यूरोक्रेसी ये बात समझती है कि वो सीधा अमित भाई के पास या ऊपर पीएमओ से जाके अपनी बात करके अपना पोस्टिंग और ये करवा लेते हैं। तो जिस चीफ मिनिस्टर के पास पोस्टिंग की अथॉरिटी ही नहीं होती है, उसका प्रशासन पे पकड़ भी आप और मैं समझ सकते हैं कि कितना मजबूत होगा। तो रूट कॉज इज दिस। और जहां तक किसानों की नाराजगी है, किसानों की नाराजगी है कि पाक बीमा फसल का उन्हें जो योगदान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और ये नाराजगी रहेगी, बरकरार रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इमोशनल ढंग से चुनाव कैसे जीता जाए, और उनको कांग्रेस की वीकनेस भी मालूम है। जहां जहां जरूर पड़ती है, आप देखिए 2017 के राज्यसभा के चुनाव के पहले 18 कांग्रेस एमएलए को उन्होंने तोड़ लिया था, है ना। तो कांग्रेस का कैंडिडेट चुनाव जीते ना जीते भाजपा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आज की तारीख में भी उन्होंने अपनी सभ्य संख्या जो है वो 99 से 104 कर ली। कैसे कर ली? कांग्रेस को तोड़ के कर ली। तो तड़जोड़ की जो राजनीति है उसमें अब अमित भाई की मास्टरी आ गई है, और गुजरात तो उनकी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, तो यहाँ इस तरह के प्रयोग जो है वो चलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय उम्मट, गुजरात के बारे में इतनी थैंक यू सौरभ, थैंक यू जानकारी राजदीप देने के लिए। और थैंक यू अजय भाई, थैंक यू। दर्शक एक चीज पर गौर करें, आओजो दर्शक एक चीज पर गौर करें कि सौरभ भाई आप जानते हैं ना आओजो का मतलब? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। बड़ा अच्छा है, नहीं बड़ा अच्छा एक शब्द है आओजो, यानी जरूर आना वापस। जब आप बाय भी बोलते हैं, आप जैसे मैं नहीं जानता आप बुंदेलखंड में क्या कहते हैं। जब आप किसी को अलविदा कर रहे हैं या गुड बाय कह रहे हैं, तो हम गुजराती में आओजो कहते हैं, यानी वापस जरूर आना। हमारे यहाँ तो बुंदेलखंड में तो कोई आए और कोई जाए, हमेशा राम राम और सीताराम चलता है। नहीं हाँ, मुझे लगा सर ये गुजरात का कल्चर है, काफी रिच है। जी बिल्कुल, काफी रिच कल्चर है, फूड बहुत रिच है, और जय श्री कृष्णा तो मुझे पता है काफी बोला जाता है। तो जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच सर। गुजरात के बाद नेता नगरी में बारी है राज्यसभा का मंजर जानने की, राजस्थान के संदर्भ में। और राजस्थान के संदर्भ में अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट बनाम वसुंधरा, भाजपा बनाम कांग्रेस, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जयपुर से एक पत्रकार जुड़ रहे हैं। राज्यसभा में अब बारी है राजस्थान की सियासत को डिस्कस करने की, और इस पर हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं दैनिक भास्कर के राजस्थान स्टेट के स्टेट एडिटर लक्ष्मी पंत। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मी पंत जी, नेता नगरी में जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई है, या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कांग्रेस बनाम पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत की भाजपा की लड़ाई? सीटें 3 हैं, कैंडिडेट 4 हैं, माजरा क्या है? इस पूरी लड़ाई में दोनों किरदार हैं, एक बीजेपी भी किरदार है और एक कांग्रेस का जो दूसरा गुट है जिसको आप पायलट के नाम से जान रहे हैं वो भी किरदार है। लेकिन इस पूरी लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू ये है कि अभी तक हम जो देखते आए थे कि विपक्ष जो है सरकारों से डरता है कि उसके विधायक कोई तोड़ न ले। ठीक है, यहाँ राजस्थान में शायद ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ये डर रही है कि विपक्ष के लोग उसके विधायकों को तोड़ न लें। तो जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इसमें इस लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है वो अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने इस पूरी रणनीति को बुना है और विधायकों को सब एक साथ लाने की कोशिश की है। लेकिन जो लड़ाई का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष, जो पार्टी के भीतर जो संघर्ष चल रहा लगातार 2 सालों से, वो इसका मतलब उस महत्वपूर्ण कड़ी वही है इस पूरी लड़ाई की। ये जो नीरज डांगी हैं, इतनी बार विधानसभा चुनाव हारे, लेकिन अशोक गहलोत के बहुत ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट जो है कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, वो तो राहुल गांधी की तरफ से आए हैं, जो एक कांग्रेस का इनिशियल फॉर्मूला था गुजरात में भी कि राजीव शुक्ला को दिल्ली से भेजो
और एक कैंडिडेट गुजरात से लाओ। वो वहां पे प्रेशर ऐसा बना कि उनको सोलंकी को लाना पड़ा। लेकिन राजस्थान में वही फॉर्मूला दिख रहा है, केसी गोपाल प्लस डांगी। तो ये इनका जो सचिन पायलट का जो कैंडिडेट बताया जा रहा था इंदौरा, उसको टिकट नहीं मिला, उसकी वजह से ये विधायकों में भब्बड़ शुरू हो गई है क्या? नहीं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भगदड़ नहीं है, लेकिन एक पॉलिटिकल मैसेज है। ऐसा नहीं है कि कुछ इनपुट तो सरकार के पास ऑलरेडी है, लेकिन जहां तक आप देखिए जरा कि सीएम को ये खुद ये कहना पड़ रहा है कि 5 से 8 करोड़ रुपए का एडवांस में ऑफर किया जा रहा है। उनका जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उन्होंने एसीबी में शिकायत की है कि भाई 25 करोड़ तक भी हमारे पास लिंक है, कि हमारे पास कुछ प्रूफ है कि हम 25 करोड़ तक भी हमारे विधायकों से डील करने की कोशिश की गई है। और आज का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि एसओजी में भी शिकायत की गई है। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट है, जो अभी जो खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही है कि एक ऑडियो है जो अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ मंत्री का है, जो सोनिया तक पहुंचा दिया गया है, और सोनिया के कहने पर ही फिर ये पूरे बाड़ेबंदी की गई है विधायकों की। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब सिर्फ पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस के अंदर इस वक्त बहुत कुछ ऐसा चल रहा है भीतर पार्टी के अंदर, जो एक डर, जो मतलब जो वो एक डर की तरह जो सामने आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सामान्य है। जो आपने डांगी की बात की, वो अशोक गहलोत डांगी खास है, वो मतलब वो बहुत खास है अशोक गहलोत के, और वो जीत भी रहे हैं। जितना नंबर गणित है, 125 विधायक कांग्रेस के पास हैं, और मुझे लगता है कि वो सीट दोनों की दोनों सीटें निकाल देंगी। चिंता सबसे बड़ी कांग्रेस के सामने ये है कि बीजेपी ने, जबकि वो सिर्फ एक ही सीट को जीत सकते हैं, कि उन्होंने एक नए उम्मीदवार को खड़ा कर दिया, वो भी अंतिम समय में। तो कांग्रेस को ये लगता है कि ये उम्मीदवार सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया ताकि वो उनके विधायकों को तोड़ पाए। लेकिन जहां तक ठीक कह रहे हैं जी जी जी, लेकिन जो स्थिति है, मुझे लगता है कि उसमें कोई मतलब कांग्रेस को कोई डर नहीं है। वो उनके दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं, और जो दोनों ही उम्मीदवार बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे दोनों। अशोक गहलोत खेमे का भी यही दावा है कि रिजॉर्ट में 115 विधायक हैं, टोटल 125 विधायक हैं। 2 मंत्री निजी कारणों से नहीं है, एक के घर में गमी है, एक मंत्री गुड़गांव में ब्रेन हेमरेज के चलते भर्ती है, बाकी बुजुर्ग विधायक हैं जिन्होंने आश्वस्त किया है और गहलोत से पुराने संबंध हैं। और बीजेपी जो 12 निर्दलीय हैं, जो गहलोत समर्थक है, उनको पोच करने की कोशिश। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है लक्ष्मीपंत जी, वो ये है कि जो जयपुर के सियासी गलियारों में अफवाह घूमती है कि कितनी दफा सचिन पायलट बिना एस्कॉर्ट के दिल्ली गए तो किस किस से मिले? क्या सिर्फ कांग्रेस आला कमान के लोगों से मिले? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद एक प्रेसिडेंस है जो सेट हो चुका है कि जो एमपी में हुआ वो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता। मोटा मोटी गिनती कर दी जाती है कि साहब इनके साथ के 20-25 विधायक हैं, अगर विधायक बगावत करते हैं तो भाजपा की संभावना बन सकती है। कई लोग ये गलत भी देते हैं। आपको क्या लगता है, सचिन पायलट ज्योतिरादित्य की राह चल सकते हैं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सचिन पायलट जो है ज्योतिरादित्य की राह चलेंगे। किसी दूर दूर तक मुझे तो कोई संभावना देखते नहीं। इसकी वजह है कि अशोक मतलब जो कमलनाथ के अंदर जो स्थिति थी वो गहलोत सरकार के साथ नहीं है। पायलट और सचिन पायलट और सिंधिया में बहुत बेसिक अंतर है। पायलट जो है प्रदेश अध्यक्ष है, डिप्टी सीएम है, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कोई पद नहीं था, और उनके पास एक मतलब एक लालसा थी कि सत्ता को करीब आने की। जबकि पायलट के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पायलट और गहलोत के बीच एक लंबी दूरी है, और ये मतलब वो लगातार किसी न किसी रूप में सामने आती रहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि पायलट इतना जोखिम उठाएंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। मतलब एमपी के हिसाब से यहाँ पे अगर आपको सरकार गिरानी है तो आपके पास नंबर बहुत ज्यादा चाहिए। कम से कम 36-37 विधायक आपको तोड़ने पड़ेंगे, जिसकी संभावना दूर तक नहीं दिखती है। तो सिंधिया की राह मुझे नहीं लगता कि पायलट जाएंगे। जी राजदीप, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, ये बिल्कुल सही है। देखिए, मैंने लगातार दोनों खेमों से बात की है, और एक बात साफ है, एक तरह से लगता है कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चर्ड ड्रामा। एक तरह से अशोक गहलोत एक तरह से अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं नेता नंबर 1 हूं। कभी कभी ये होता है कांग्रेस में। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जहां बीच बीच में आप देखेंगे जो पुराने नेता है अपनी पकड़ जमाने के लिए एक ऐसी एक स्थिति पैदा करते हैं जहां हाई कमांड को एक तरह से इशारा देते हैं, देखिए मैं हूं ना, मैं अभी भी हूं।
अगर कोई चाहे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है सचिन पायलट भी इस बात को जानते हैं, जैसे पंत जी ने कहा कि 38 विधायक तो मेरी तरफ नहीं आएंगे, उनके और गेहलोत के बीच में 36 का आंकड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, उनकी बिल्कुल बनती नहीं है। मैं तो कहूंगा सिंधिया और कमलनाथ के बीच कम से कम कुछ तो होता है, कुछ तो बातचीत हुआ करती थी, यहाँ वो भी नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट एक ऐसी स्थिति में नहीं है जैसे अशोक गहलोत जैसे नेता को दूर करके सत्ता पाना। और दूसरी बात, जो गहलोत और कमलनाथ में अगर फर्क है तो कहीं ना कहीं देखिए, गहलोत जी आप माने या ना माने कांग्रेस के गिने चुने मास लीडर्स में है, यानी एक तरह से जमीनी पकड़ उनकी पूरी राजस्थान की राजनीति पर है। तो ऐसे नेता को किनारे करके 38 विधायकों को अपनी तरफ करना, सरकार को गिराना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती भी है ये राजस्थान में। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस की 5 साल की सरकार चल सकती है। दो है, एक अमरिंदर सिंह की है पंजाब में और एक अशोक गहलोत की है राजस्थान में। ये दो ऐसे राज्य हैं जहां लगभग कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। और वहां यहाँ विपक्ष भी जो है, पंजी मुझसे ज्यादा जानते हैं, विपक्ष भी ऐसी स्थिति में नहीं है राजस्थान में। कोई शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति भी नहीं है जो मध्य प्रदेश में था, जो बिल्कुल तैयार था तुरंत सत्ता हासिल करने के लिए। राजस्थान जी राजदीप, आपने ये बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट रखा। लक्ष्मीपंत जी, वसुंधरा सिंधिया कहाँ है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ये अभी राजदीप ने जो बताया कि बीजेपी यहाँ पर बहुत ताकतवर स्थिति में नहीं है, इसकी सिर्फ वजह वही है कि वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है। अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इस वक्त वसुंधरा होती तो खतरा कर सकती थी वो। ये बिल्कुल सही राजदीप जी कह रहे हैं कि जो सबसे कमजोर विपक्ष इस वक्त राजस्थान में है बीजेपी के तौर पर, क्योंकि इतने गुट बने हुए हैं राजस्थान के अंदर। प्रदेश अध्यक्ष का अपना गुट है, वसुंधरा का अपना गुट है, पार्टी के जो दूसरे जो सीनियर जो बुजुर्ग नेता है उनका अपना गुट है। तो यहाँ पे कम से कम इस वक्त उनको लगता है कि हर 5 साल में यहाँ सरकारें बदलती रहती है। 2 साल पहले से ही यहाँ पर बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री भी तय कर दिए उन्होंने, मंत्रिमंडल ही बनाने लगे हैं कि अगले 3 साल बाद हम वापस सत्ता में आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। और जिस तरह राजदीप जी ने बताया कि गहलोत होने के अपने मायने हैं, वो दिमाग को पढ़ते हैं। मतलब आप इसमें कोई दो राय नहीं राजस्थान के अंदर कि 5 साल तक गहलोत को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाला इस वक्त कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। जितनी उनकी पॉलिटिक्स की उनकी समझ है, जितनी ग्राउंड की समझ, आप देखिए एक इशारे पर उन्होंने सारे के सारे 120 विधायकों को एक होटल में बंद कर दिया। उनके कहने पर एकदम से उनके पीछे चल दिए सारे के सारे विधायक। ये गहलोत की ताकत है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है कि इसमें एक बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ तो पका है। ऐसा नहीं है कि कुछ पका कुछ भी नहीं है, कि सब कुछ, जैसे राजदीप ने बताया कि एक मैसेज देने की कोशिश है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, जैसे कि मेरे खुद सीएम से बात हुई थी किस मुद्दे पर, मेरे एसीबी के कुछ अधिकारियों से बात हुई है, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ चल रही है। अब वो किस तरह जाएंगी, किस रूप में है, कितनी प्रभावशाली है, वो एक अलग इशू है। लेकिन एक वीडियो की चर्चा लगातार है कि एक ऑडियो वीडियो मिला है जो गहलोत खेमे ने, और इसमें गहलोत इसमें भूमिका है कि उन्होंने भी सोनिया गांधी को उस वीडियो को पहुंचाया है, जिसमें एक मंत्री कुछ बातें करते हुए दिख रहे हैं। उसी के आधार पर दिल्ली के आदेश के बाद उन्होंने तुरंत विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी है। लेकिन सरकार जाने का कोई खतरा दूर दूर तक फिलहाल आज की डेट में नहीं है। उससे एक और खतरा नहीं है। और गहलोत के जो दोनों कैंडिडेट केसी वेणुगोपाल और अशोक गहलोत के चुने हुए कैंडिडेट नीरज डांगी, दोनों लोग आराम से पहुंच जाएंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के पुराने नेता हैं राजेंद्र गहलोत, जोधपुर से ही आते हैं, अशोक गहलोत के समाज से आते हैं, पुराने नेता हैं, उनको टिकट दिया है। तो क्या बीजेपी फिर से अपनी कास्ट अरिथमेटिक को दुरुस्त करना चाह रही है? प्रदेश अध्यक्ष के पद पर सतीश पूनिया, केंद्रीय कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और फिर राजेंद्र गहलोत को सभा के रास्ते लाना। लक्ष्मी जी, थोड़ा मेरे साफ आवाज नहीं, आप दोबारा बोल पाएंगे? मैं कह रहा हूं कि बीजेपी क्या अपनी कास्ट अरिथमेटिक को विधानसभा चुनाव से पहले दुरुस्त करना चाहती है? सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत कैबिनेट के एक ताकतवर मंत्री हैं, जल शक्ति का अहम मंत्रालय दिया गया है जो 2024 के बड़े राजनीतिक नारे की तैयारी के लिए जरूरी है, हर घर जल। और अब उसके बाद राजेंद्र गहलोत को वो राज्यसभा के रास्ते लाना चाहते हैं, वो भी अपना सोशल इक्वेशन दुरुस्त कर रही है बीजेपी।
मतलब इस बिल्कुल को कैसे पढ़ा जाए? जो गहलोत है वो आरएसएस की पसंद है, इसमें जी। कोई दो राय नहीं है कि आरएसएस के कहने पर उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, जबकि उनकी ऐसी राजेंद्र जमीनी कोई गहलोत। पकड़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो गहलोत खेमा, जो वसुंधरा खेमा है, वो ऐसा नहीं, बहुत भले ही वसुंधरा को किनारे कर दिया गया है, लेकिन वो आज भी उतने ही ताकतवर तरीके से है। इस पूरी लड़ाई के अंदर बीजेपी का भी एक बहुत बड़ा पक्ष है जो सपोर्ट करता है गहलोत को। जो असंतुष्ट खेमा है बीजेपी का, वो किसी न किसी रूप में इस पर बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ताकतवर विपक्ष नहीं। जैसे वसुंधरा पायलट को पसंद नहीं करती है, वो गहलोत को पसंद करती है। उनको जो पॉलिटिकली जो उनकी समझ है वो गहलोत के साथ ज्यादा आप देखेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी उनका बंगला अभी तक खाली नहीं हुआ है। तो मुझे सौरभ एक बात कहनी थी अशोक गहलोत के बारे में। वो एक ऐसे नेता है कांग्रेस में, और बहुत कम रह गए हैं जिनके दोस्त हर तरफ। आज की तारीख में खासकर की कांग्रेस जैसी पार्टी में लोगों के दुश्मन हर तरफ होते हैं। गहलोत जी एक ऐसे कांग्रेसी नेता है जो सोनिया गांधी के भी करीबी माने जाते हैं, खासकर के अहमद पटेल जी के करीबी। राहुल गांधी के वो एक तरह से के साथ उन्होंने बहुत नजदीकी से काम किया। पूरा गुजरात चुनाव संभाला उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से। गुजरात चुनाव संभाला, उसके बाद उनके ऑफिस में उन्होंने काम किया था जब वो अध्यक्ष थे। और आज भी अटकलें लगाई जा रही है कि अगर कांग्रेस को कोई वर्किंग प्रेसिडेंट या कोई प्रेसिडेंट चाहिए जो गांधी नेहरू परिवार से दूर है, वो अशोक गहलोत हो सकते हैं। उत्तर भारत से आते हैं, एक ऐसे समाज से आते हैं जिसमें वो एक तरह से एक मैसेज भी जा सकता है। तो मुझे लगता है आज अशोक गहलोत को आप अगर केवल राजस्थान के नजरिए से मत देखिए, ऐसे बहुत कांग्रेसी कम नेता बच गए हैं खास करके उत्तर भारत में, जिनकी जमीनी पकड़ हो और जिनके जैसे मैंने कहा दोस्त हर तरफ हो। हर तरफ उनका विपक्ष में भी उनके दोस्त है। जो अभी पंत जी कह रहे थे वसुंधरा जी के साथ उनके जिस तरह से संबंध है, तो अशोक गहलोत बहुत कम नेता, और आजकल टीवी पर भी आते हैं। एक साल पहले अशोक गहलोत जी को टीवी पर आना बहुत मुश्किल हुआ करता था, आजकल वो ये उनके बारे में कहा जाता था कि ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज पीआर प्रॉपर्ली। बिल्कुल, आजकल वो ट्वीट भी करते हैं, उनके लोग ट्वीट करते हैं। मुझे कल किसी ने पूछा कितने बजे आएगा आपका इंटरव्यू अशोक गहलोत जी के साथ, मैंने कहा क्यों, नहीं हमें ट्विटर पर डालना, ये एक साल पहले आप नहीं। यानी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत अपने प्रोजेक्शन में अपनी जो पॉलिटिकल पकड़ उसको साथ अगर पीआर और प्रोजेक्शन करे तो वो एक फ्यूचर नेता बन सकते हैं कांग्रेस के। एक ऐसे समय जहां कांग्रेस एक ऐसे नेता की को ढूंढ रही है, एक तरह से जो जमीन से भी जुड़ा हुआ हो और जिनकी पकड़ हो, और जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को चैलेंज नहीं करेगा। तो अशोक गहलोत शायद फ्यूचर नेता भी बन सकते हैं, उसे रूल आउट मत करिए आप। चलिए लक्ष्मीपंत जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी राजस्थान के मसले आएंगे तब आपसे राजनीतिक चर्चा के लिए आपके पास आते रहेंगे। राजदीप जी, पॉलिटिकल चर्चा का तीसरा पड़ाव, दिल्ली में कोरोना की क्राइसिस लगातार बढ़ रही है, बहुत ही डरावने नंबर हैं। और इन सब के बीच, क्योंकि ये हफ्ते भर का अपडेट होता है, हम पिछले हफ्ते के पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें तो अरविंद केजरीवाल का फ्लिप फ्लॉप दिखता है। पहले वो कहते हैं कि हम बारियों का इलाज नहीं कर पाएंगे, जब एलजी कहते हैं कि नहीं ये गलत है तो वो कहते हैं अच्छा जो एलजी साहब कह रहे हैं उसके हिसाब से कर लेंगे। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक तरह से एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी, उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी साफ है। वो चाहते हैं एक तरह से कि एक तो वो दिल्ली के नेता नंबर 1 रहे, लेकिन वो ये भी जान गए हैं कि कोरोना जैसे समस्या के सामने जो उनकी पुरानी शैली है, किसी को कन्फ्रंट करना, टारगेट करना, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब, एलजी, उस तरह की जो पुरानी उनकी जो शैली है कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स, एक तरह से वो अब जान गए हैं उस पॉलिटिक्स से आप कोरोना पर काबू नहीं कर पाएंगे। नहीं उनका एक तरह से कद बढ़ेगा या वो लोगों के सामने एक नेशनल लीडर करके उभर कर आएंगे, जो अभी भी मुझे लगता है उनका एक तरह से सपना है। इसीलिए उनमें बदलाव देखिए, एक हफ्ते पहले वो सबको टारगेट कर रहे थे, हम गए हैं कि लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है, यहाँ आपको सब साथ लेकर काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोरोना ने एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी को
एक तरह से एक मैसेज दिया, ये एक ऐसी बीमारी जिसमें आप केवल लड़ाई झगड़ा करके आप कोरोना काबू नहीं कर पाएंगे। तो आप देखेंगे, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो नरेंद्र मोदी जी को भी एक तरह से संकेत दे रहे हैं, देखिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, उन्होंने अमित शाह को भी फोन किया है, तो वो मुझे लगता है वो जान गए हैं कि इस बार वो कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा, आपको अपनी शैली, आपकी स्टाइल बदलनी पड़ेगी इस बार। राजदीप जी, थैंक यू तो बोल दिया उन्होंने, नरेंद्र मोदी के साथ काम करने की बात भी कर दी, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं दिल्ली में, जो इस तरह के आ रहे हैं कि दिल्ली सरकार का नंबर गलत है, नगर निगम कोई और नंबर दे रही है, शमशान और कब्रिस्तान में इंतजार की बात चल रही है। एक तरफ ये, जैसे हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं कि गुजरात मॉडल डेवलपमेंट का बार बार कहा जाता था, लेकिन डेथ रेट और बाकी चीजों के मामले में गुजरात सरकार की परफॉर्मेंस कोरोना को देखते हुए दुरुस्त नहीं दिख रही। वही चीज अब दिल्ली के बारे में कही जा रही है कि दिल्ली अपने हेल्थ स्ट्रक्चर के बारे में पिछले 5 साल से लगातार बात कर रहा था, लेकिन अब जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर दुरुस्त नहीं है। जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिस तरीके की सरकारी स्तर पर कमी दिख रही है। देखिए सौरभ, ये बात बिल्कुल सही है। दिल्ली छोड़िए, कौन से हमारे बड़े शहर में कुछ हद तक बंगलोर और चेन्नई को छोड़कर पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 5 सालों में। मुंबई हो या दिल्ली, खास करके, या कलकत्ता हो, कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है इन बड़े शहरों में पब्लिक हेल्थ में, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो आम आदमी पार्टी ने किए, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के जरिए जब इतनी बड़ी महामारी आती है तो आपके पास उतने बेड्स नहीं है, ना आपके पास इतने अस्पताल है या इतने डॉक्टर हैं। आज तो हम कह रहे हैं बेड की कमी है, कल तो बड़ा सवाल ये उठने वाला है दिल्ली में कि हेल्थ वर्कर कितने हैं, आपके पास डॉक्टर कहाँ है। देखिए, जो उम्मीद की जा रही है कि कहा जा रहा है कि अगर हर 15 दिन कोरोना के केसेस डबल होते हैं तो जुलाई एंड तक अगर 5 लाख केस हो जाए तो आप करेंगे क्या। तो देखिए, एक तो बड़ी महामारी है, इसके लिए हम किसी एक इंडिविजुअल को जिम्मा नहीं छोड़ सकते, ये एक सिस्टम की कमी है। हम 1.5% इस कंट्री में पब्लिक हेल्थ में हमारे बजट से जाता है, वो 10% करना चाहिए। देखिए, केरल एक राज्य है जिसने पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्ट किया है, उनको इसका इस समय फायदा हो रहा है। तो मैं केजरीवाल जी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। ये प्रणाली जो है, सिस्टम है, केजरीवाल जी या कोई भी सरकार है, उनके सामने राजदीप जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराएंगे? जब चीजें सफल होती हैं तब श्रेय भी तो यही नेता लेते हैं ना। सर मैं कह रहा हूं कि हमारे पूरे सिस्टम में 70 साल से पब्लिक हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। कम से कम मैं ये इतना तो आम आदमी पार्टी को दूंगा कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स कुछ तो शुरू किया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक्स इज नॉट एन आंसर टू अ मैसिव पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। उसके लिए आपको अस्पताल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, उसके लिए आपको लोगों में उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितने नए बड़े पब्लिक हॉस्पिटल आए हैं दिल्ली में पिछले 20-25 सालों में। केजरीवाल जी की कमी ये रही कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर, जो दिल्ली में सबको कठिनाई क्या है, इतने अथॉरिटीज हैं, एलजी का ऑफिस है, केजरीवाल जी है, दिल्ली को मत देखिए, एनसीआर म्यूनिसिपैलिटी भी है, उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार, राजस्थान की सरकार, और हमने देखा प्रदूषण का जब मामला उठता है तब भी यही प्रॉब्लम आता है कि दिल्ली में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दिल्ली के लिए बिल्कुल कमांड एंड कंट्रोल बन सकता है। जैसे न्यूयॉर्क में जो मेयर है वो न्यूयॉर्क का इंचार्ज है। मुंबई में भी यही कमी रही है कई सालों तक कि मुंबई का मेयर जो है मुंबई का इंचार्ज नहीं रहता। अगर केजरीवाल जी को हम जिम्मेदार ठहराएं तो हमें उनको फिर ये पूरी अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। आज क्या है, केजरीवाल जी कुछ करे तो केंद्र उनके पीछे लगेगी, या केंद्र कुछ कहे तो केजरीवाल जी उनसे नाखुश रहेंगे। तो दिल्ली में ओवर पॉलिटिसाइजेशन हुई है, यहाँ राजनीति बहुत होती है, और इस राजनीति की वजह से एमसीडी देखिए, आप कह रहे हैं आज एमसीडी हॉस्पिटल जो है उनकी दुर्दशा देखिए। अब एमसीडी बीजेपी के कंट्रोल में है, अब आम आदमी पार्टी भी एक तरह जो है उनके विधायक और बीजेपी के जो एमसीडी है उनके बीच बनती नहीं है। तो जमीनी हकीकत ये है कि आपको सबको साथ लेकर दिल्ली को अगर ठीक करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज तो ये महामारी है, कल और भी चुनौतियां आएगी, 4 महीने बाद प्रदूषण की चुनौती फिर से आएगी। तो केजरीवाल जी की एक सीमा है और वो उन्होंने भी ये जानना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने अपनी एक इमेज बना दी है कि वो नेशनल लीडर है।
पहले आपको उस नेशनल लीडर कभी ये नहीं कहता है कि यूपी और हरियाणा के लोग दिल्ली में इलाज न करें, या जो दिल्ली में कामगार रह रहे हैं, मजदूर रह रहे हैं, जिनके पास कागज नहीं है, वो इलाज ना करवाएं। दिल्ली में कोई रह रहा है किराए पे, लेकिन देखिए, बीमार पड़ेगा तो क्या बाहर जाएगा? नहीं, ये जो बात उन्होंने कही मैं मानता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में फिट नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा इनह्यूमन है, ये इनह्यूमन है। लेकिन ये एक भी सच्चाई है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, आपके पास वो साधन नहीं है। अगर यूपी, हरियाणा, राजस्थान से लोग यहाँ अस्पताल आते हैं, उनको अगर आपको ठीक करना है, उनका इलाज करना है, तो आपके पास वो आज साधन नहीं है दिल्ली में। अरे ये बात छोड़िए, कई डॉक्टर जो है जूनियर डॉक्टर, उनको उन्होंने सैलरी नहीं दी है। देखिए दिल्ली में ये देश की बड़ी परेशानी है। आज जूनियर डॉक्टर जो आप कोरोना वॉरियर कहते हैं, उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता बराबर समय पर, उनको सैलरी नहीं मिलती। ये सब मुद्दे सौरभ जी, हम केवल इसे नंबर ना माने, दिल्ली में इतने बढ़ गए, अरे वो देश भर में बढ़ेंगे। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या किया है? इसके लिए वेकअप कॉल फॉर द एंटायर कंट्री की उनकी प्रेफरेंसेस में सबसे ऊपर हेल्थ केयर होनी चाहिए। सारी सरकारें अक्रॉस द पार्टी लाइन इसको पहली प्रायोरिटी बनाएं। सर गुजरात देखिए, प्रधानमंत्री का राज्य है, वहां हाईकोर्ट ने सरकार को आड़े हाथ लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लिया है, कल बॉम्बे हाईकोर्ट शायद महाराष्ट्र सरकार को ले। हर सरकार के सामने चुनौती है कि आप पब्लिक हेल्थ में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। दो राज्य मुझे लगता है जिन्होंने दिखा है, कर्नाटक एक तरह से और एक केरल। इन दो राज्यों आप ठीक कह रहे हैं राजदीप, बीएस येदियुरप्पा की एक खास किस्म की राजनीतिक छवि है, इसलिए इसके बारे में विस्तार से बात नहीं हो रही। लेकिन कर्नाटक से कोरोना को कंटेन किया है, वो भी काफी रिमार्केबल है। केरल और कर्नाटक ये दो मॉडल हैं। नहीं देखिए, आज बड़े शहरों में बंगलोर एक ऐसा शहर है जिन्होंने इसको अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। अब तमिलनाडु में भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां केसेस बढ़े, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वहां दक्षिण राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके अच्छा है। मैं समझता हूँ कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत मेहनत की है, लेकिन उनके सामने भी बहुत सवाल उठ सकते हैं। देखिए, हम हर चीज को केवल व्यक्ति से ना जोड़े। मुझे लगता है उस राज्य में पिछले 20-25 सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है हेल्थ में, उसका या तो आपको फायदा होता है या नुकसान इस समय हो रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, यहाँ ब्रिजेस बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े पुल बने, लेकिन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इन्वेस्टमेंट किया। मुंबई में आप बड़े बड़े वेडिंग हॉल, बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स बनते हैं, लेकिन वहां आपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कहा किया। शिवाजी का स्टैच्यू आप बनाते हैं, उसी पैसे से आप बना सकते थे कितने अस्पताल। ये सवाल उठाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश के। राजदीप जी, आप बर्र के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं एक भावनात्मक मुद्दे को छेड़ के कि छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टैच्यू सब लोग कहें, उसी पैसे को बचा के क्या बनाना चाहते हो अस्पताल? सर, भावना अपने दिल में होती है। मुझे लगता है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम बहुत पुतले बने हैं महाराष्ट्र में, बहुत उनका नाम है, हमें गौरव है उन पर, हमें नाज है उन पर। लेकिन क्या वही पैसा आज की तारीख में आप अस्पताल में लगा सकते थे और एक स्टैच्यू के बजाय? आपके उत्तर प्रदेश में भी ये मंदिर बनाने की जो परंपरा है, उसके बजाय अस्पताल बनाइए। देश बदल रहा है, बदलना पड़ेगा बॉस, ये कोरोना के ज़माने। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बदला हुआ देश ये कहे कि हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखिए और हमारे सेहत का भी ख्याल रखिए, मंदिर भी बनाइए, अस्पताल। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, आज क्या लोग कह रहे हैं, दिल्ली में हर दिल्ली वासी LNG सरकार क्या कह रही है, दिल्ली सरकार, अगर आप कोई इलाज कराना है LNGP जाइए। अरे 1-2 करोड़ का इतना बड़ा शहर, अगर आप पूरा NCR लीजिए, एक ही अस्पताल में आप सबको भेज रहे हैं, लोग बाकी अस्पताल जाना ही नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल भी देखिए, कई अस्पताल हैं जिनको आपने चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह उनको जमीन दी। क्या वो अस्पताल तैयार है आपको बगैर पैकेज के आपको कोरोना का इलाज कराने के लिए? ये भी एक सवाल है जी। ये सब सवाल है। मैं राजदीप, आप ठीक कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम जब क्राइसिस को एक वेकअप कॉल की तरह लें। बिल्कुल, मैं समझता हूँ पूरे हमारे पॉलिटिकल क्लास के लिए वेकअप कॉल है। कब आप मुझे बताइए, कौन सा चुनाव स्वास्थ्य के मुद्दे पर कभी लड़ा गया है इस देश में कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, मैं शिक्षा स्कूल बनाऊंगा, आप मुझे चुनकर चुनिए? कभी नहीं हुआ है। एक राज्य जिसमें कुछ हद तक हुआ वो था केरल, जो केरल मॉडल हुआ करती थी। आम आदमी पार्टी कहेगी हमने मोहल्ला क्लिनिक दिया, बीजेपी कहेगा हमने आयुष्मान भारत दिया। सियासत है, दावे चलते रहेंगे। अच्छा है,
नहीं नहीं, बहुत अच्छा। मैं आयुष्मान भारत, मैं समझता हूँ आयुष्मान भारत नरेंद्र मोदी जी सरकार का एक बहुत ही अच्छा पहल है। उसी तरह से मोहल्ला क्लिनिक अरविंद केजरीवाल की सरकार का एक अच्छा पहल है। हमें इसकी तारीफ करनी चाहिए और इसको और आगे बढ़ाना। जी, और सभी सरकारों को अपनी दलगत प्रतिस्पर्धा को एक तरफ रख के अलग अलग राज्यों की जो बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस हैं उनको एडॉप्ट भी करना चाहिए, भले ही वो आपकी पार्टी की सरकार हो या दूसरी पार्टी की सरकार हो, कंपीट तो इस पर करना चाहिए ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सौरभ, आप मुझे बताइए, अब 3 महीने हो गए, कोई नेशनल टास्क फोर्स क्यों नहीं बनी जिसमें सब मुख्यमंत्री हो, सब जो विद्वान हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, ऐसी नेशनल टास्क फोर्स क्यों नहीं बनी? हर हफ्ते क्यों नहीं मिलते मिलजुल कर आपसी बात करें? ये दिल्ली का मसला केवल केजरीवाल जी का मसला नहीं है, ये देश का मसला है। मुंबई का मसला केवल आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश का मसला है। आपको पब्लिक हेल्थ को कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी इश्यू बनाना पड़ेगा। मुझे डर है चुनाव आएगा बिहार का, कोई और चुनाव आएगा, इन मुद्दों पर बात ही नहीं होगी, फिर से हम वही बात करेंगे जातीय समीकरण की। ये इस देश की दुर्दशा है, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री आ जाएगी। चलिए नेता नगरी में आगे भी हम इन सब मुद्दों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। यूजुअली अगला सेगमेंट होता है हफ्ते की हस्ती और उसके बाद का सेगमेंट होता है जनता के सवाल। चूंकि एक लंबे गैप के बाद शुरू हुआ है तो जनता के सवाल हम इस एपिसोड से लेंगे, जिसका अगले एपिसोड में जवाब देने की कोशिश करेंगे। हफ्ते की हस्ती के लिए कोई भी नेता डिजर्व नहीं करता है। हफ्ते की हस्ती इस देश की वो गरीब जनता है जो इतनी दुश्वारियों के बाद भी इस देश में जिंदगी में अपना अकीदा, अपना यकीन नहीं खोती है। चाहे उसको 200, 250, 500, 600 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे उसको राशन की लाइन में लगना पड़े, चाहे राशन की लाइन में लगते हुए उसको लाठी लानी पड़े, तो लगातार मेहनत करता जाता है। क्योंकि इस देश की गरीब जनता को, मेहनत कश जनता को ये पता है कि उसकी मेहनत ही उसे जिंदा रखेगी। कोई हुक्मरान, कोई प्रशासन, कोई सरकार वादों में ज्यादा होते हैं, दावों में ज्यादा होते हैं, असल दम कम होता है। क्योंकि ये लोकतंत्र का वो चेहरा है जहां इंसान इंसान बाद में है, आंकड़े का एक नंबर पहले है। राजदीप, देखिए एक बड़ा जो पिछले 3 महीनों से मुझे लगता है लोगों के सामने आया है, शहरी गरीब। जब हम गरीब की बात करते थे इतने सालों तक, गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा गांधी ने 71 में दिया, ज्यादातर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पलायन हुआ है, जिस तरह से लोगों को अपने घर छोड़कर गांव की तरफ गए, ये एक इसका संकेत है कि शहरी गरीब अभी भी बहुत तादाद में है और हमने उनको नजरअंदाज किया। इन्होंने तो हमारे शहर बनाए, हमारे शहर के रास्ते, हमारे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर बनाए, लेकिन इनको हमने कोई आइडेंटिटी नहीं दी। ये वोट बैंक भी नहीं थे। हाँ, कुछ हद तक जब चुनाव आते थे, आप किसी जो इलीगल स्लम था, गैर कानूनी जो इलाका था, उसे आप रेगुलराइज करते थे, लेकिन उसके अलावा आपने उनको न सुविधाएं दी, न पानी की सुविधा दी, न बिजली की सुविधा दी, जो असली न शिक्षा की सुविधा दी। आज जब ऐसा मौका आया तो उन्होंने कहा चलो हम शहर छोड़कर वापस चलते गाँव, यहाँ हमारा कोई रखा ही नहीं है। आपने उनको कोई इमोशनल कनेक्ट ही नहीं किया उनसे, बस आपने कहा कि वो श्रमिक है, वो बस वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनके नाम, उनकी जिंदगी से कोई नहीं जुड़ा, इतने सालों से कोई नहीं जुड़ा। और यही वजह है मुझे लगता है कि सरकार भी इसका अनुमान नहीं लगा पाई कि लोगों का अभी भी इमोशनल कनेक्ट अपने गांव से इतना है कि हम इतनी, और लोगों में आपने डर इतना फैला है। राजदीप, इट्स नॉट अबाउट इमोशनल कनेक्ट ओनली। उनको ये पता है कि वो अपने गांव में सरवाइव कर पाएंगे, वहां पे दुत्कारे नहीं जाएंगे, भगाए नहीं जाएंगे, लाठियों के जोर पर हाके नहीं जाएंगे। नहीं बिल्कुल। और नहीं, पर इसके अलावा लोगों में डर फैलाया गया ना कि कोरोना, अरे बाप रे, फिर मैं ये जिंदगी और मौत का सवाल है। आपने लोगों को उतना इंफॉर्मेशन मुझे लगता है नहीं दिया। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी कम हो गई राज्य सरकारों की और केंद्र सरकारों की। आपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए कि देखिए आप रहिए अपने गांव में, आप उसी शहर में रहिए, अपने घर में रहिए, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और इनकम, पैसा, देखिए ये सब ज्यादातर दिहाड़ी है, डेली लेबरर्स है। आज जब हम उनके बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो छोड़ क्यों रहे। अरे आप भी छोड़ेंगे अगर आप दिहाड़ी और आपकी दिहाड़ी चली गई तो।
एक तो इनकम इकोनॉमिक फैक्टर है, एक इमोशनल फैक्टर है। इससे आप ये देखिए, इमोशनल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी अगर कई व्यक्ति जो शहर में रहते हैं लेकिन उनका लगाव गांव से है, जैसे आपने सही कहा, वहां उनको एक कंफर्ट फैक्टर है, उनको लगता है वहां कोई उन पर डंडा तो नहीं मार। सौरभ, ये एक बात साफ है कि कल अगर वही श्रमिक वापस आ जाए शहर में, तो क्या उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिलेगी? जब आपने वेकअप कॉल कहा हमने दिल्ली सरकार को या अन्य सरकार को स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, मैं कहता हूं श्रमिकों के मुद्दों को लेकर, क्या हम उन्हें सोशल सिक्योरिटी दे पाएंगे? आज अगर ट्रेड यूनियन का नाम लो तो आप और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जमाना है। जी, एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस देश का जो मध्य वर्ग है, सबसे ज्यादा जिसको मर्यादा की चिंता है, सबसे ज्यादा सभ्यता की चिंता है, सबसे ज्यादा संस्कृति की चिंता है, सबसे ज्यादा जो बहसबाज भारतीय है, उसको अब इसकी चिंता करनी चाहिए कि इस लोकतंत्र में जो सबसे कमजोर लोग हैं, लोग जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, हमारे घरों में आकर काम करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अखबार कर रहा है, कोई सड़क की सफाई कर रहा है, उन लोगों की चिंता भी इसी मध्य वर्ग को करनी होगी। राजदीप सर, ये मध्यम वर्गीय लोग, जो हमारा मिडिल क्लास है, वो अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी और आरडब्ल्यूए के में उन्होंने इतने बड़े दीवार बनाया है। जो हमारे घर में काम करने आती है उनको आप पैसा देते हैं? आपने कई लोगों ने अप्रैल और मई महीने की सैलरी उनको नहीं दी है। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी मुंबई में है जो उनको अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी से दूर रख रहे हैं। ये कोरोना आया कहां से? ये किसी धारावी से नहीं आया। ये जो हमारी फ्लाइंग क्लास है जो बाहर गई, वहां से तो आया है, लेकिन आपने जिम्मेदार किसी और को ठहराया। और ये जो क्लास डिवाइड है, ये बहुत डेंजरस है। और मिडिल क्लास को सोचना है कि कितने डिवाइड्स आप करोगे हमारे समाज में, हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच, गरीब, जाति, जेंडर, कास्ट, क्लास, सब कुछ आ गया। ये सब उभर कर आए। हफ्ते की हस्ती को मेरा उनकी जिजीविषा के लिए बारंबार प्रणाम, और एक मध्य वर्ग का हिस्सा होने के चलते अपने हिस्से की माफी भी, और ये भरोसा भी कि सब धान 22 पसेरी नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं, और वो फिक्र सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा भी है। बढ़ते हैं नेता नगरी के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। राजदीप सरदेसाई, एक और वीकेंड क्या है? आजकल कभी कभी 7 दिन वीकेंड नजर आते हैं, लेकिन मैं आजकल 6 दिन काम कर रहा हूँ। सैटरडे को भी मैं प्रोग्राम करता हूँ, तो आजकल टाइम कम मिलता है, लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सावरकर पर बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। पूरी तरह से सावरकर पर मैं सावरकर पर जितनी जानकारी ले पाऊं मैं लेने की कोशिश कर रहा हूँ। कई मैंने सोर्सेज, मराठी में किसी ने मुझे कुछ भेजा है, धनंजय कीर की पुरानी किताब है, वैभव की पुरंदरे की नई किताब है, इस पर मैं काफी कुछ पढ़ रहा हूँ। लेकिन समय आजकल कम मिलता है क्योंकि मैं कोरोना पर बहुत पढ़ रहा हूँ। देखिए, मैं बहुत मेडिसिन पर बहुत कम जानता हूँ। मैं कल तक ये भी नहीं जानता था कि ये एंटीबॉडी है क्या। मेरा बेटा डॉक्टर है, उसने मुझे वो बार मुझे कुछ आर्टिकल भेजता है, कुछ चीजें भेजता है, तो मैं पढ़ता बहुत हूँ आजकल कोरोना पर, क्योंकि कोरोना का जमाना है। कोरोना का जमाना, अगर आप पत्रकार है तो आपको कोरोना के बारे में सीखना तो पड़ेगा ही। तो मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ कोरोना पर, और जब कोरोना पर नहीं पढ़ता हूँ तो आजकल सावरकर पर पढ़ता हूँ। आप विक्रम संपत की बुक नहीं पढ़ रहे हैं सावरकर पर? मैंने उनकी पहले पढ़ी, लेकिन उनकी किताब एक ऐसे दौर पर खत्म होती है जहां मुझे लगता है सावरकर की असली विवादास्पद जिंदगी शुरू होती है 1924 के बाद। और तो वो तो हमें देखिए, मैं राजदीप अपनी सीमित समझ में ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ होता क्या है कि हम लोगों को बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट खांचों में रखने के आदी हो गए हैं कि कोई बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, देवता है या दानव है। जो ग्रे वाला शेड है उसमें हम नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सावरकर में कई सावरकर हैं, उनकी कई रीडिंग है। सावरकर एक आजादी के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर आजादी के बाद आप सावरकर की एक्टिविटीज को देखेंगे तो आप अपने हिस्से की आलोचना भी कर सकते हैं। गांधी जी की हत्या में वो एक एक्यूज थे, बरी हुए सबूतों के अभाव में, ये भी एक सत्य। तो कई व्याख्याएं हैं सावरकर की। तो आप पढ़ रहे हैं, खाने पीने को लेकर क्या है? आप कुकिंग कर रहे हैं कुछ कोरोना के दौर में? और फिटनेस को लेकर? नहीं, फिटनेस को लेकर मैं थोड़ा आजकल अनफिट रहता हूँ। मैं इतना फिटनेस पर जोर नहीं देता। सुबह वॉक के लिए मेरे बगल के बगीचे में 40 मिनट मास्क लगा के जाता हूँ, लेकिन
एक बात है कि मैं ये आमरस मुझे बहुत अच्छा, इस आम बड़े किसी ने मुझे आम बड़े अच्छे भेजे मुंबई, सुबह शाम और आमरस दोपहर को, ये मैं बहुत मजे से खा रहा हूँ। आप भी आमरस खाए? आप आमरस के शौकीन है कि नहीं? राजदीप जी, मेरे खेत में आम के पेड़ लगे हुए हैं। हो, आप लैंड ओनिंग क्लास में हैं, आप लैंड ओनिंग क्लास में हैं। मैं किसान हूँ राजदीप जी, मैं किसान परिवार से आता हूँ। देखिए, मैं ये किसान परिवार से आप आते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक चीज जो आपको पसंद होगी, मैंने वो पिछले दिनों वो पाताल लोक देख लिया। जी जी जी, बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि सुदीप आप शर्मा ने बढ़िया लिखी। आते हैं तो मुझे आपकी याद आई जब मैं देख रहा था, और मैं किसी को कह रहा था कि अगर इसी तरह की पिक्चर कोई और बना सकता है तो मेरा दोस्त सौरभ उसकी स्क्रिप्टिंग करे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो पाताल लोक देखकर, क्योंकि बड़ी रॉ अपील थी उसकी, और मुझे अच्छा लगा कि किसी ने उसके उस रॉ अपील को लोगों के सामने इस तरह से लाया है। राजदीप जी, अब मैं आपको अपने हफ्ते की रिकमेंडेशन बता रहा हूँ। एक बड़ी कमाल की अद्भुत बुक है, और पिछले 1 साल में जो मैंने सबसे अच्छी किताबें पढ़ी हैं, ये किताब उनमें से एक है। वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड, एंड आई मीन एवरी वर्ड आई एम अटरिंग राइट नाउ। बुक का टाइटल है द डेथ स्क्रिप्ट, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स इन नक्सल कंट्री। इंडियन एक्सप्रेस के जर्नलिस्ट हैं आशुतोष भारद्वाज, उनकी ये किताब आ रही है। उन्होंने 6-7 साल छत्तीसगढ़ में रह के, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बड़ा इलाका है जिसको दंडकारण्य बोलते हैं, की रिपोर्टिंग की है। और कमाल का रिपोर्टाज, जर्नलिस्ट इसको पढ़ें कि कैसे लिखा जा सकता है मानवीय होके। वो सारे लोग जिनकी स्टेट में दिलचस्पी है, वो सारे लोग जिनकी ट्राइबल समाज की दुविधा में दिलचस्पी है, वो सारे लोग जिनकी नक्सल आतंक में दिलचस्पी है, उनके लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड बुक है। इसको हार्पर कॉलिंस छाप रहा है, एडवांस बुकिंग मेरे ख्याल से शुरू हो गई होगी। द डेथ स्क्रिप्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोज, इट्स अ वेरी मूविंग प्रोज, एंड इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव कि कैसे आप चीजों को देखें। आप सिर्फ नक्सलियों का नंबर और सरकार का नंबर न देखें, इन दोनों नंबरों के बीच एक आदिवासी समाज है, वो समाज भी है जो वहां जाके लड़ रहा है स्टेट के लिए, वो समाज भी सफर कर रहा है। व्हाट अ फैंटास्टिक बुक, स्ट्रांगली रिकमेंडेड। चलिए, मैं जरूर पढ़ूंगा जय, और खास करके क्योंकि मेरे पब्लिशर्स हार्पर कॉलेज ने किए, तो मैं जरूर पढ़ूंगा। ये ऐसे क्रॉस प्रमोशन नहीं होगा। नहीं, देखिए, नहीं, एक मैं आपको कहूँ सौरभ, एक दुविधा जो आजकल में है, क्योंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से लॉकडाउन हुआ, वहाँ किताबों की दुकानों पर बहुत असर हुआ है। खान मार्केट में एक पुरानी दुकान है, फुल सर्कल, बड़ी अच्छी किताबों की दुकान थी, वो बंद हो रही है। और कई इलाकों से ऐसी खबरें आ रही है कि किताबों की दुकानें बंद हो रही है। आज के जमाने में आप क्या किताब को प्राथमिकता कितने देते हैं, ये सवाल है, क्योंकि आज के जमाने में लोगों के सामने शायद इनकम को देखकर लोग कह रहे हैं कि हम किताब कुछ महीनों बाद खरीदेंगे, अब किसी और चीज पर। मैं चाहता हूं कि लोग किताबें खरीदे, पढ़े। ये एक समय भी है एक तरह से पढ़ने के लिए, तो जितना आप और पढ़े उतना आपकी जानकारी पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो इस लॉकडाउन के फेर में हमारा मूवमेंट बहुत कम हो गया है, तो अपने दिमागी संतुलन को दुरुस्त रखने के लिए ये जरूरी है कि हम बार बार साहित्य की शरण में जाएं। देखने की रिकमेंडेशन लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने वर्कआउट करते हुए पूरा मनी हाइस्ट निपटा दिया। राजदीप जी, एक स्पेनिश सीरीज है बैंक रॉबरी के बारे में, बड़ी कमाल की सीरीज है, अगर आपको वक्त लगे तो जरूर देखिएगा। इसके अलावा एक फिल्म है तुम्बाड़, फिल्म है, और इसको आनंद गांधी ने डायरेक्ट किया है। बड़ी कमाल की फिल्म है, 2-3 साल पुरानी फिल्म है, लेकिन नए सिरे से चर्चा में है। अगर आपने तुम्बाड़ नहीं देखी तो आप समझिए आपने भारतीय सिनेमा का बहुत अद्भुत पीस मिस कर दिया है। इसके अलावा चोक, गुलाबो सिताबो, 2 फिल्में अनुराग कश्यप और सुजीत सरकार की, जो पिछले दिनों रिलीज की हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, उनको भी आप देख सकते हैं। राजदीप जी, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अच्छा लगा इस नए प्रारूप में, उम्मीद करता हूं कि दर्शकों को भी मजा आनंद आएगा। जी, आपका हरा मेरा भगवा, ये रंग हम लोग, आपका भगवा मेरा हरा, मेरा लाइट ग्रीन। देखिए, आप उसे हरा बिरा करके, अरे आप पूरा तो सुन लीजिए, आपका हरा, हर रंगों से आप किसी, अरे सुन तो लीजिए, आपका हरा मेरा भगवा, बीच में सफेद, उसमें नीली, ये तिरंगा है, ये भारत है सर, सब रंग इसके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रंग बिरंगी देश है, और मैं चाहता हूं कि ये हर रंग का मिश्रण होके एक बड़ा महान भारत बने।
बिल्कुल, और रंगों के वर्गीकरण से मुक्त रहे, क्योंकि प्रकृति ने इस तरह का कोई वर्गीकरण नहीं किया है। आज के नेता नगरी में इतना ही। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, सवाल भी पूछें, ताकि नेता नगरी के अगले एपिसोड से हम जनता के सवाल सेगमेंट को फिर से शुरू कर सकें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए, सियासी रूप से जागरूक रहिए। शुक्रिया राजदीप सरदेसाई। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।